सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं बना रहा हूं अपने मई 23 के सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए और नवंबर 23 के सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मई और नवंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिलहाल मई वाले देख लेंगे, आगे जाकर नवंबर वाले भी देख लेंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपी, पिछले 8 मॉक टेस्ट पेपर और पिछले 5 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर, टोटल 19 पेपर्स मैं आपके साथ विद इन स्पैन ऑफ 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा डिस्कस कर लूंगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर कोई भी प्रोविजन को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर एक स्टूडेंट की तरह रिवाइज करना है। एक स्टूडेंट को एग्जाम के पहले कौन कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स पे मैं फोकस करूं और मैं कोशिश करूंगा ये भी बताने के लिए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे स्किप हो जाता है। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं आप इसको कोशिश करूंगा खत्म करने की, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है, पूरा का पूरा 19 पेपर उसके ऊपर है। बिलीव मी, अगर आपने ये 19 पेपर अच्छे से कर लिया तो आपका 60-70% एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो इसी पे आने वाला है। आप देख लेना, आप चेक कर लेना कितने सारे एडजस्टमेंट्स रिपीट होंगे। आप अभी देख लेना 5-6 पेपर के बाद एडजस्टमेंट्स कैसे रिपीट होना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारे आरटीपीस खत्म कर देंगे, उसके बाद सारे मॉक टेस्ट पेपर और उसके बाद सारे एग्जाम पेपर्स। ठीक है, और जल्द से जल्द मैंने इसको अपलोड करने की कोशिश किया। वैसे तो मैंने 10 तारीख बोला था, लेकिन उससे पहले ही मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है आरटीपी नवंबर 2020 का। एक और चीज बोलना चाहता हूं, ये लेक्चर बहुत ज्यादा फास्ट होगा, इसमें मैंने बहुत ज्यादा फास्ट बोला है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है जो लगना नहीं चाहिए, तो आप इसको YouTube पे 0.75 की स्पीड पे देख ही सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पीजीबीपी का है। पीजीबीपी के क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है पता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ जाएगा समझ लेना क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंप्लीकेशन है। दूसरा, फुटवेयर एंड लेदर बिजनेस जब भी आ जाएगा, अपैरल, फुटवेयर और लेदर, तो समझ लेना ATJJAA का इंप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि ATJJAA के अंदर फुटवेयर, लेदर और अपैरल वालों के लिए 150 दिन भी एम्प्लॉय करोगे तो चल जाएगा, नहीं तो जनरली 240 दिन एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, लेकिन इनके लिए 150 दिन भी चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को टोटल इनकम पूछा है, टैक्स लायबिलिटी पूछा है, किसके हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, 115BAA 115BAB वो सब नहीं देखना है, मैट भी नहीं देखना है। ठीक है, मैट 115BAA ये सब कुछ नहीं देखना, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट कीजिए। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से करते हैं कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल होता है, छोड़ो। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है, उसमें से 52 लाख रुपए हमने सेटल कर दिया, तो सामने वाले ने 12 लाख रुपए माफ कर दिया। अगर सामने वाला क्रेडिटर माफ कर देगा तो डीम्ड इनकम हो जाएगा 12 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को मुझे 64 देना था, अब मुझे 652 ही देना है, तो 12 लाख रुपए डीम्ड इनकम हो गई। तो ये तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैं कब तक पे कर सकता हूं, क्या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना है? नहीं नहीं नहीं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे करना है। तो ये कंट्रीब्यूशन मैंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया, तो इसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट और क्रेडिट है, तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखने वाला इस क्वेश्चन के अंदर। आपने पीएनएल में 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट डेबिट किया है, उसमें से 50 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है ना वो फिक्स्ड असेट के लिए। ठीक है, किसके लिए, मशीनरी के लिए। तो 50 लाख रुपए का जो लोन है उसके ऊपर पहले इंटरेस्ट कंप्यूट करो। लोन कब लिया, 1 अप्रैल, और मशीनरी कब पुट टू यूज किया वो नीचे लिखा है, मशीनरी पुट टू यूज किया नवंबर। तो अप्रैल से लेकर नवंबर 7 महीने होता है, 7 महीने का इंटरेस्ट आपको मशीनरी में एड बैक करना पड़ेगा। मशीनरी का कॉस्ट कितना है, मशीनरी का कॉस्ट यहां पर दिया गया, देखो नीचे 60 लाख रुपए मशीनरी का कॉस्ट है। तो 7 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है, 7 महीने का इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूं तो 3.5 लाख रुपया। तो सबसे पहले ये 3.5 लाख रुपए का 2 इफेक्ट आएगा। सबसे पहले आप इसको पीएनएल में एड बैक कर दो। क्यों एड बैक कर दो, क्योंकि ये पीएनएल में रहना डिजर्व नहीं करता, ये तो असेट में जाएगा। इसको पीएनएल में एड बैक कर दो और असेट में एड बैक करके उस पर डेप्रिसिएशन लो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो लोगे आप 15%, साथ में उस न्यू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी न्यू है तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल और एडिशनल दोनों के दोनों आप हाफ लोगे, क्योंकि आप नवंबर में यूज करने जा रहे हो। तो देखो कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट पूछा है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप 15 के बदले 7.5 लोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप 20 के बदले कितना ले लोगे, 10 ले लोगे। ठीक है, तो वही यहां पर कैलकुलेशन किया गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 340 लाख में से अगर 60 लाख की ये मशीनरी निकाल दो, बची हुई मशीनरी 280 लाख पे आप 15% डेप्रिसिएशन ले लो। फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग असेट है, और कंप्यूटर के ऊपर आपको 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कैच क्या था यहां पर जो भी इंटरेस्ट जब तक असेट पुट टू यूज नहीं करते हो वो इंटरेस्ट पहले असेट में एड बैक कर दो। असेट में एड बैक करने के साथ साथ पीएनएल में भी एड बैक करो, नेट प्रॉफिट में भी एड बैक करो, और ये दोनों करने के बाद उसके ऊपर आपको 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा नॉर्मल, क्योंकि अक्टूबर के बाद यूज कर रहे हो, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 10% मिलेगा क्योंकि आप लेस देन 180 डेज यूज कर रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, आपने पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ कर दो। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि आपने कुछ प्रोविजन किया है, रीजनेबल बेसिस पर किया है, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। रीजनेबल बेसिस पर जो भी प्रोविजन करते हो उसका डिडक्शन लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके लिए है वो ये है, ये पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लेना। ATJJAA के अंदर आपने 24 एम्प्लॉइज को हायर किया है, उसमें से जो 12 एम्प्लॉइज है ना, 12 एम्प्लॉइज जून में हायर हुए, उनको 23,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो आप पर मंथ, तो चल जाएगा। 25,000 तक चलता है, 25,000 की सैलरी दोगे तो नहीं मिलेगा ATJJAA। लेकिन उन 12 में से 2 एम्प्लॉइज को आप क्या कर रहे हो, देखो 12 में से जो 2 एम्प्लॉइज है ना उनको बेरर चेक से दे रहे हो, तो उनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये 12 में से सिर्फ 10 एम्प्लॉइज का डिडक्शन मिलेगा। तो 10 एम्प्लॉइज का कितने महीने का सैलरी, जून से लेकर मार्च तक का 10 महीने का सैलरी मल्टीप्लाई बाय 23,000, उसका 30% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये 25,500 जो 4 एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहे हैं उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
क्योंकि जिनका एमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा होता है उनका डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद ये 8 एम्प्लॉय जो ज्वाइंट हो रहे हैं 20,000 रुपए की सैलरी पे, इनका डिडक्शन मिल जाएगा 8 एम्प्लॉइज इंटू 20,000 इंटू 5 मंथ्स, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा 20%, ठीक है, सॉरी 30%। लास्ट वाला है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपने जुलाई में पे किया, नहीं चलेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना है, तो डिडक्शन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आपको इसकी टोटल इनकम देखनी है। टोटल इनकम इसकी 4 करोड़ 86 लाख है, तो टोटल इनकम के ऊपर इसको 25% टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर देखो 400 करोड़ से कम है, 251 करोड़ है, तो इसको 25% टैक्स लग जाएगा टोटल इनकम के ऊपर। प्लस सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लग जाएगा 7%, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर इनकम है तो उसका सरचार्ज 7% हो जाएगा। आप टैक्स कंप्यूट कर लो। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, ठीक है। Now, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जिट टैक्स के ऊपर है। एग्जिट टैक्स के ऊपर आपको क्या निकालना है? अक्रेडिटेड इनकम निकालना है। अक्रेडिटेड इनकम पे 34.944% का टैक्स लग जाता है। अक्रेडिटेड इनकम कैसे निकालोगे? एग्रीगेट ऑफ ऑल असेट्स माइनस एग्रीगेट ऑफ ऑल लायबिलिटी। अब असेट्स को कैसे लेने का? इसमें अलग अलग असेट दिया। लैंड का क्या लेना पड़ेगा? फेयर मार्केट वैल्यू या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर। इसलिए मैं लैंड के लिए 34 लाख लूंगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा कम है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। इक्विटी शेयर जो लिस्टेड है उसके लिए क्या लोगे? हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस का एवरेज। तो हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस का एवरेज कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड 150 प्लस 170 डिवाइड बाय 2। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज लेना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 160, ठीक है। तो 160 इंटू 75,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है? फेयर मार्केट वैल्यू 88 लाख। बुक वैल्यू इग्नोर करना है, बुक वैल्यू नहीं कंसीडर करना है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। अच्छा, कॉर्पस फंड असेट हो गया, असेट में 3 ही असेट है। कॉर्पस फंड नहीं लेना है, कॉर्पस फंड नहीं लेना। आउटसाइड लायबिलिटी लेना है। कॉर्पस फंड मतलब जो कैपिटल का पार्ट है वो नहीं लेना होता है, कैपिटल रिजर्व्स ये सब चीज नहीं लेना होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी लेना मना है। और आखिर में जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, जो दूसरी लायबिलिटीज है, तुम्हारे सन्डे क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज भी लेना है। ये सब करोगे तो आपको आपका अक्रेडिटेड इनकम आ जाएगा, ठीक है। अक्रेडिटेड इनकम आने के बाद उसके ऊपर आप 34.944% का टैक्स लगा दोगे तो आपको उसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लो। अब अगला क्वेश्चन एक थियरी क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया है कि एक बंदा है 60 इयर्स का, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, RNOR है, सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो उसको कब रिटर्न भरना होगा? जब उसकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा होगी, जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी तब रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन भाई ने फॉरेन में असेट्स खरीद के रखा है, फॉरेन में बैंक अकाउंट खरीद के रखा है, तो बताओ वैसे केस में क्या उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है? हमेशा मैंडेटरी है। अगर कोई रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसका फॉरेन में असेट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या किसी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो वो आर्गुमेंट कर रहा है मुझे जरूरी नहीं है, मेरी इनकम तो 3 लाख के अंदर है तो मैं क्यों भरूं, लेकिन उसकी इनकम भले 3 लाख के अंदर, भले जीरो, उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, चेक कर लो। Now, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ? असेसी ने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद उसका असेसमेंट हुआ। असेसमेंट में एओ ने 2 एडिशन किया। एक एडिशन क्या किया? सेक्शन 69 के अंदर कुछ एडिशन किया, ठीक है। और दूसरा वो जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो आप ज्यादा दे देते हो पार्टनर को रेम्यूनरेशन, वो एड बैक कर दिया, ठीक है। अब दोनों में से एक एडिशन को, पहले वाले एडिशन को असेसी ने चैलेंज कर दिया और मैटर चला गया अपील में, और अपील में असेसी मैटर हार गया, ठीक है। देखो यहां तक वो भाषण लिखा गया, अपील में असेसी मैटर हार गया। अब असेसी को दूसरे मैटर को चैलेंज करना है तो वो क्या करे? 264 में चले जाए कि 154 में चले जाए? जो मैटर हार गया वो भूल गया। अब जो मैटर बच गया उसके लिए असेसी क्या करे? तो देखो, जो मैटर बच गया उसके लिए आप 264 नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर क्या बोलता है? अगर एक भी मुद्दे को आप अपील कर देते हो तो फिर किसी भी मुद्दे पे आप 264 के लिए रिवीजन करने नहीं जा सकते हो। तो ऐसे केस में अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 154। 154 करने के लिए भी आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपके केस में मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड प्रूव कर दोगे तो आप 154 के लिए जा सकते हो, चेक कर लो। ये लिखा गया इस क्वेश्चन के अंदर। Now, अगला क्वेश्चन है सेक्शन 292 बीबी पे। अब 292 बीबी कब एप्लीकेबल होता है? वो है ना एक प्रोविजन है जो डीम टू बी वैलिड बोलता है, स्क्रूटिनी नोटिस इज डीम टू बी वैलिड। 3 केसेस में 292 बीबी एप्लीकेबल हो जाता है। एक तो आपको नोटिस लेट आई तो एप्लीकेबल होगा, दूसरा नोटिस गलत आई तो एप्लीकेबल होगा, और तीसरा नोटिस आई नहीं तो भी एप्लीकेबल होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 292 बीबी उस केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है जो केस में नोटिस आई नहीं। नोटिस भेजना मैंडेटरी, अगर डीम टू बी वैलिड बोलना है तो, फिर भले गलत भेजो, लेट भेजो, जैसे भी भेजो, नोटिस भेजना मैंडेटरी है। बिना नोटिस भेजे 292 बीबी अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 2019 में इन द केस ऑफ लक्ष्मण दास खंडेलवाल, चेक कर लो। नोटिस भेजा और गलत है 292 बीबी अट्रैक्ट कर सकते हो। नोटिस लेट भेजा तो भी 292 बीबी अट्रैक्ट कर सकते हो। नोटिस नहीं भेजा तो नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो, चेक कर लो। और अगले क्वेश्चन में बोला है कि कौन कौन से केसेस में ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है? जब एक ट्रांजैक्शन होता है 2 एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ट्रांजैक्शन का इंटरनेशनल होना बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में एसोसिएट एंटरप्राइज का रिलेशनशिप होना जरूरी है। पहले केस में क्या दोनों के बीच में एसोसिएट एंटरप्राइज है? हाँ है। अगर कोई वन एंटिटी दूसरे एंटिटी के बोरोइंग का 10% गारंटी देती है या उससे ज्यादा गारंटी देती है, दोनों एसोसिएट हो जाते हैं। यहां पर वो 12% गारंटी दे रहा है, उस लिहाज से, उस हिसाब से दोनों एसोसिएटेड है। सेकंड वाला अब रेलेवेंट नहीं है, 115 बीबीडी अब निकल चुका है, तो सेकंड वाले पे आप फोकस मत करो, वो जाने दो, ठीक है, वो तब रेलेवेंट था। थर्ड वाले केस में डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि असेसी के 2 यूनिट है, एक एटीआईए के लिए एलिजिबल है, एक नॉन एलिजिबल है। तो अगर आपका एटीआईए एटीआईबी 10AA वाला यूनिट अगर नॉन एलिजिबल यूनिट को कुछ सामान बेचता है तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है, प्रोवाइडेड एग्रीगेट ट्रांजैक्शन का वैल्यू 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, तब एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर देखना हाईवे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो ये एटीआईए बिजनेस में कवर्ड होता है, तो यहां पर इसको डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। लास्ट वाला केस तो बच्चा भी बता देगा, होल्डिंग सब्सिडरी का अगर रिलेशनशिप है तो हमेशा एसोसिएटेड माना जाएगा,
और अगर वो एसोसिएटेड है तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो ये आपकी पहली आरटीपी है। देखो 10 मिनट के अंदर हमने पहली आरटीपी को रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी मे 21, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी बुक के अंदर है, वो सबसे पहला क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के ऊपर है। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है लॉर्ड्स आईएनसी, और वो किसी इंडियन कंपनी को क्या दे रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रही है। दोनों के बीच में अग्रीमेंट है और वो अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी को कोई सर्विसेज देती है, एफटीएस की, रॉयल्टी की, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट अप्रूव्ड है, तो यहां पर 115A या 44D एप्लीकेबल होगा। 115A कब एप्लीकेबल होगा, अगर उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई नहीं है तो 115 है, और पीई है तो 44D एप्लीकेबल होगा। तो बस ये दो केस में इन्होंने अपने को सम सॉल्व करने बोला है। सबसे पहले केस में बोला है कि अज्यूम करो कि उसका पीई इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा, तो 115A के हिसाब से उसको 10% टैक्स लग जाएगा और 2% सरचार्ज लग जाएगा। 2% सरचार्ज क्यों लगेगा, क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है वो क्या आएगी, देखो ये 3.2 करोड़ की उसकी टोटल इनकम के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस का डिडक्शन तो 115A में मिलता नहीं है, उसके अलावा ये 2 करोड़ रुपए का और उसका टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, तो उसकी टोटल इनकम है 5.2 करोड़। तो 5.2 करोड़ अगर किसी की टोटल इनकम होगी, एक्सपेंसेस का डिडक्शन 115A में नहीं मिलता है, 44DA में मिलता है, 115A में नहीं मिलता है। तो 5 करोड़ अगर किसी की टोटल इनकम होगी तो उसको 5 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, 2% सरचार्ज लगता है। फॉरेन कंपनी को 10 करोड़ के ऊपर कितना लगता है, 5%। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये 115A फॉलो कर रहा है, जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, 10% टैक्स, 10% टैक्स, 2% सरचार्ज, 4% सेस। ये टैक्स किसके हिसाब से, इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से। अब 115 के हिसाब से अगर टैक्स भर देता है वो, और अगर उसकी और कोई इनकम नहीं है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मान लो अगर यहां पर ऐसा दिया होता कि DTAA रेट 5% है, तो फिर उसको 5% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता। तो अगर वो 5% के हिसाब से टैक्स भरता DTAA के हिसाब से, तो फिर उस केस में उसको क्या करना पड़ता पता है, तो फिर उस केस में उसको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है। क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप 115A के रेट के हिसाब से टैक्स भरते हो और अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपको फिर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 115 के रेट से कम रेट पे भरते हो, DTAA के रेट पे भरते हो, तो फिर आपको रिटर्न भरना जरूरी होगा। तो इस केस में उसका क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा है क्या उसको रिटर्न भरने की जरूरत है, तो अभी फिलहाल उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर बोला 44DA फॉलो करो। देखो 44DA के अंदर आपको खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपका रेवेन्यू क्या होगा, 3.2 करोड़ का फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फिर 2 करोड़ का और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, उसके बाद 28 लाख रुपए का आपने खर्चा किया है, उसके बाद 21 लाख रुपए का और खर्चा किया। ये दोनों डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आखिरी के दोनों डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, 44DA में साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोई खर्चा ऐसा करते हो जो कॉमन खर्चा है, नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर 44DA ब्रांच, उस ब्रांच के लिए अगर होनली एंड एक्सक्लूसिवली नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहां पर देखो होनली एंड एक्सक्लूसिवली नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप अपने एचओ को पेमेंट करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप अपने एचओ को रीइंबर्समेंट करते हो तो डिडक्शन मिलता है। तो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है ये कोई रीइंबर्समेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल पेमेंट है। तो अगर एचओ को पेमेंट करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, किसी तीसरे पार्टी से सर्विस लिया, फिर एचओ को पेमेंट किया, एचओ ने उसको रीइंबर्स कर दिया, तो उस केस में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये रीइंबर्समेंट नहीं है, इसलिए आखिरी दोनों डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले। आखिर में क्या 44DA वालों को रिटर्न भरने से एक्सेम्पशन मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है, उनको ऑडिट भी करवाना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक रिटर्न भी भरना है, और ऑडिट मतलब रिटर्न भरने के 1 महीने पहले तक उनको 44AB के ड्यू डेट के हिसाब से उनको ऑडिट भी करवाना मैंडेटरी है। तो चेक कर लो, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत से सिंपल क्वेश्चन है पेनाल्टी के ऊपर, ठीक है। पेनाल्टी के अंदर देखो 2 बार असेसमेंट हो रहा है। एक बार आपका 143 में असेसमेंट हो रहा है 35 लाख, और एक बार 147 में असेसमेंट हो रहा है 42 लाख। अब पेनाल्टी आप कैसे कंप्यूट करते हो, इनकम असेस 35 लाख माइनस इनकम प्रोसेस, इनकम असेस 35 लाख है, इनकम प्रोसेस है 22 लाख, तो 13 लाख रुपए आपका क्या हो गया, अंडर रिपोर्टिंग इनकम। अब आप उसके ऊपर टैक्स निकालोगे। टैक्स निकालते समय कैसे निकालते हो, डायरेक्टली 13 लाख में नहीं निकालेगा, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस प्रोसेस्ड इनकम माइनस टैक्स ऑन प्रोसेस्ड इनकम, उस हिसाब से निकालने का। और इसका टैक्स रेट कितना आएगा, 30% टैक्स रेट आता है एलएलपी का, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टैक्स निकालोगे। अब दूसरी बार आप वापस से पेनाल्टी लगाओगे, कैसे, जब 147 में इनकम बढ़ गई तो इनकम रीअसेस माइनस इनकम प्रीवियसली असेस, तो रीअसेस कितना है 42 लाख, प्रीवियसली असेस कितना है 35 लाख, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना हो गया 7 लाख रुपीस। तो अब वापस से आप 7 लाख पे डायरेक्टली टैक्स मत निकालो, पहले टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम दैट इज 7 लाख प्लस प्रीवियसली असेस प्लस 35 लाख, तो पहले टैक्स ऑन 45 लाख निकालो माइनस फिर टैक्स ऑन 35 लाख निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, वो जो होगा वो टैक्स होगा। अच्छा, पेनाल्टी यहां पर कितनी लगानी है, पेनाल्टी क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है, अज्यूम करो कि ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है। अगर ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो फिर इसके ऊपर 50% की पेनाल्टी लगेगी, इसलिए मैं यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर 50% की पेनाल्टी लगा रहा हूं। देखो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जो क्लास में क्वेश्चन किया है वो भी कर लोगे तो सब कुछ वैसा ही रिपीट होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला इसके अंदर। नाउ अगला क्वेश्चन मैट लायबिलिटी के ऊपर है, तो आपको बुक प्रॉफिट निकालना है यहां पर और उसके बाद उसका मैट निकालना है। आपका नेट प्रॉफिट 52 लाख है, उसमें क्या क्या ऐड होगा, सबसे पहले लॉस ऑफ सब्सिडरी ऐड बैक हो जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड बैक हो जाता है, इनकम टैक्स भी ऐड बैक हो जाता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे गड़बड़ नहीं करना, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ये ऐड बैक नहीं होगा, ये नॉर्मल प्रोविजन में ऐड बैक होगा, लेकिन मैट में ऐड बैक नहीं होगा। नॉर्मल प्रोविजन में ऐड बैक हो जाता है 47 में, मैट में ऐड बैक नहीं हो जाता। क्यों ऐड बैक नहीं हो जाता, क्योंकि ये असर्टेन्ड है, अनअसर्टेन नहीं है। अगर ये एक्चुअली नहीं निकालता, कोई और निकालता ना, ऐसे बोलता ना रैंडम अमाउंट है, तो ऐड बैक हो जाता है, इट इज एन असर्टेन लायबिलिटी, मैट में इसको ऐड बैक नहीं करोगे।
करोगे, डेप्रीसिएशन आप ऐड बैक करोगे और अदर देन रिवैल्यूएशन वाला माइनस कर दोगे। रिवैल्यूएशन कितना है 80,000 है, तो अदर देन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 2,28,000। तो 3,08,000 में से 80,000 माइनस करोगे तो अदर देन रिवैल्यूएशन मिल जाएगा ना, तो 3,08,000 वाला ऐड बैक कर दोगे और 2,28,000 जो अदर देन रिवैल्यूएशन है वो माइनस कर दोगे। उसके बाद ये आप इंटरेस्ट पे नहीं करते, उससे बुक प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐड बैक नहीं होता है। इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ पेनल्टी से ऐड बैक नहीं होता, नॉर्मल प्रोविजन में ऐड बैक नहीं होता है, वो सब सॉरी मैट में ऐड बैक नहीं होता, वो सब नॉर्मल प्रोविजन में ऐड बैक होता है। अच्छा, ये एसईजेड यूनिट को कुछ नहीं करने का, मैट इस पे लगता है। 10AA के जो प्रॉफिट्स होते हैं उस पे मैट लगता है, नॉर्मल प्रोविजन में वो चैप्टर 6 से निकल जाएगा, बट मैट में चैप्टर 6 से क्या कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको रहने दो। हाँ, एओपी से जो शेयर आ रहा है उसके ऊपर अगर कंपनी ने एमएमआर पे टैक्स भर दिया है तो मैट में अंदर जैसे पार्टनरशिप फर्म से जो शेयर आता है वो मैट में माफ होता है, वैसे एओपी से भी जो शेयर आता है वो पार्टनरशिप फर्म की तरह मैट के अंदर माफ हो जाता है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर मैट लगता है, जैसे बाकियों को लगता है वैसे इनको भी लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में जो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है इसका कोई काम नहीं है, नॉर्मल प्रोविजन में काम आएगा, मैट में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यहां पर आपके पास यूएडी 18 लाख है और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 18 लाख और लॉस 14 लाख, व्हिचएवर इज लोअर आपको अलाउ होता है। लोअर क्या है दोनों में से 14 लाख, तो 14 लाख का वो भी आप डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट भी है, क्या फर्क पड़ता है, इनकम टैक्स भी डिसअलाउ होता है मैट में, इंटरेस्ट भी डिसअलाउ होता है, याद आता है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स भी इंक्लूड है, उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, उसका सरचार्ज भी इंक्लूड है, उसका सेस भी इंक्लूड है, ये सारी चीजें उसमें ऐड बैक हो जाएगी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसके बाद आपको बुक प्रॉफिट आ जाएगा। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद क्या क्या ऐड नहीं करना है मैंने बोला है, इसके अंदर आपको ऐड नहीं करना है, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी ऐड नहीं करना है भाई, ये आखिर की दो चीजें ऐड नहीं करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब मैट में ऐड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको कुछ मत करो, उसको मैट के अंदर रहने दो, उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आपको जो भी बुक प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप कितना परसेंट मैट देते हो, 15% मैट, 4% सेस, तो आपको आपकी मैट लायबिलिटी आ जाएगी, सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट 1 करोड़ क्रॉस होगा तो सरचार्ज लगता है, नहीं तो सरचार्ज नहीं लगता है। अब क्वेश्चन के अंदर पार्ट 2 भी है, बोलता है कि अगर ये आईएफएससी के अंदर यूनिट होता तो क्या होता, तो 9% मैट लगता इंस्टेड ऑफ 15%, तो फिर 9% का मैट लगता। तीसरा सवाल बोलता कि अगर ये आईएफएससी के अंदर होता और ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता तो क्या होता, तो कंपनी को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है, वो माफ है, वो पहले से निकल गया है, 1/4/2020 के बाद से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट निकल गया है। साथ में आईएफएससी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनके हाथ में डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट होता है, उनको डिविडेंड पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एग्जिट टैक्स के ऊपर है। देखो यहाँ पर ट्रस्ट जो है 2013 के अंदर शुरू हो गया था, लेकिन ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन 2016 में मिला। तो 2013 से लेकर 2016 के बीच में, मतलब ट्रस्ट शुरू होने से लेकर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होने तक के बीच में जो भी एसेट खरीदा था उस पर क्रेडिट इनकम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो यहाँ पर देखो जो सूरत वाली लैंड है ना, वो ट्रस्ट ना शुरू होने के बाद और ट्रस्ट को रजिस्टर मिलने के पहले खरीदे थे। रजिस्ट्रेशन मिलने के पहले जो खरीदा था ना, उस पर तो आपने एग्जेम्पशन लिया ही नहीं होगा, तो उस पर क्रेडिट इनकम नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, ये जो दूसरा है ना, दूसरा एसेट वो रजिस्ट्रेशन के बाद में खरीदा है, तो देखो उसके ऊपर आपको क्रेडिट इनकम लग जाएगा। कितने पे लगेगा, अब पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले आरटीपी में, दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपका जो मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, तो 105 लाख आपका वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लिस्टेड शेयर्स के लिए क्या ले लोगे, लिस्टेड शेयर्स के लिए आप जो भी हाईएस्ट प्राइस है लोएस्ट प्राइस है उसका एवरेज ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पिछले क्वेश्चन में देखा था। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या ले लोगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स का कैलकुलेशन वैसे हो जाएगा। अच्छा, अब आपकी टोटल लायबिलिटी 112 लाख है। अब टोटल लायबिलिटी में कॉर्पस फंड तो आता नहीं है, वो भी पिछले क्वेश्चन में देखा था। प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं आता, वो भी पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब रिपीट होगी चीजें, देखना। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपके टोटल लायबिलिटी में नहीं आएगा, तो टोटल लायबिलिटी में से ये सब माइनस कर दो, क्योंकि लायबिलिटी की लिस्ट में ये सब नहीं आता है। ये सब करने के बाद जो भी अमाउंट आ जाएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा 49,73,000। उसके ऊपर 34.944 का परसेंट का टैक्स लगा दो, जो आपका क्रेडिट इनकम का टैक्स है वो आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये डीटीडब्ल्यू के ऊपर है। यूनिलैटरल रिलीफ के हिसाब से अपने को टोटल इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है। तो सबसे पहले उसने नोएडा में इनकम कमाया तो वो लिख लूंगा। उसके बाद उसने गुड़गांव से पार्टनरशिप फर्म से इनकम कमाया तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है। इंडिया से जो भी पार्टनरशिप फर्म से आप प्रॉफिट कमाते हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो एग्जेम्प्ट है। हाँ, फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म से अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कमाओगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उसने कुछ और भी कमाया है। क्या कमाया है, उसने अपना कुछ एग्रीकल्चर इनकम कमाया है कंट्री ए के अंदर, $32,000, और $1 का कितना रेट है, $1 का 40,000 रुपए रेट है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम भी यहां पर आ जाएगा 19,20,000। उसके बाद उसने फॉरेन कंट्री में कुछ लॉस इनकर किया है $4,000 का, जो उस कंट्री में अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया में तो अलाउड है ना, उस कंट्री में अलाउड नहीं है तो मत करो। उसकी बाहर की इनकम से उसको मत सेट ऑफ करो, लेकिन जो इंडिया का बिजनेस प्रॉफिट है उससे तो माइनस कर सकता हो ना, तो इंडिया के बिजनेस प्रॉफिट से उसको माइनस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद उसने कुछ 1,50,000 पीपीएफ में डाला है, उसका एटीसी में डिडक्शन ले लो। उसके बाद उसने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 30,000 का, तो क्योंकि उसकी एज 47 है 30 नहीं मिलेगा, सिर्फ 25 मिलेगा। माँ बाप के लिए 55,000 रुपीज पे किया है, माँ बाप की एज 70-75 ईयर्स है, तो माँ बाप के लिए 50,000 रुपया पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक डिपेंडेंट सिस्टर भी है जो डिसेबल है, और जो उसकी बहन है वो एटीयू क्लेम नहीं कर सकती है, वो क्लेम नहीं कर रही है, तो तू क्लेम कर लेना एटीडीडी। अगर बहन एटीयू क्लेम नहीं कर रही है तो तू एटीडीडी में फ्लैट 75,000 का डिडक्शन मिलता है अगर नॉर्मल डिसेबल है, और अगर एक्सट्रीमली डिसेबल है 80% से ज्यादा डिसेबल है तो फिर 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। यहां पर नॉर्मल डिसेबल समझ के इसका सम सॉल्व किया इंस्टीट्यूट ने। ये सब करने के बाद आपको क्या आ जाएगा,
आपको टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम लाने के बाद आप उसके ऊपर टैक्स लगा दोगे। अब क्योंकि 50 लाख के ऊपर है तो 10% सरचार्ज भी लग जाएगा। 10% सरचार्ज लगाने के बाद आप टैक्स निकाल लो। टैक्स निकालने के बाद इंडिया का एवरेज रेट निकाल लो। इंडिया का एवरेज रेट 30.96 है। फॉरेन कंट्री का एवरेज रेट 25% है। कैसे है 25%? वो साफ साफ दिया है, 8,000 का टैक्स है, 32,000 की इनकम है, तो 25% तुम्हारा टैक्स आ गया। तो फॉरेन की इनकम 25% है, तो आपको रिलीफ कितना मिलेगा? 25%। कितने इनकम पे मिलेगा? डबली टैक्स इनकम। अब डबली टैक्स इनकम क्या है? डबली टैक्स इनकम आपकी ये है -2,40,000, क्योंकि 2,40,000 पे दो बार थोड़ी टैक्स भर रहे हो, उतना तो आप बेनिफिट ले रहे हो ना। फॉरेन कंट्री में जो लॉस हो रहा है उसको इंडिया की इनकम से रिड्यूस कर रहे हो, तो उतना तो डबल टैक्स नहीं लगा ना आपको। तो 2,40,000 आपको माइनस करना पड़ेगा 19,20,000 पे। तो 19,20,000 पे 2,40,000 माइनस करोगे तो ये आपकी डबली टैक्स है। उसके ऊपर विच एवर इज लोअर रेट अप्लाई कीजिए, आपको रिलीफ आ जाएगा और आपको इंडिया में टैक्स आ जाएगा। चेक कर लो। तो चलिए बढ़ते अगले आरटीपी की तरफ। लेकिन अगले आरटीपी की तरफ बढ़ने के पहले पिछले आरटीपी के अंदर एक करेक्शन कर लेता हूं। मैंने वहां पर एक गलत चीज बोल दिया था कि ये पार्ट 1 के अंदर है ना, ये दो इनकम नहीं आएगी। मैंने बोला था 3.2 करोड़ भी आएगा, वो पार्ट 2 के अंदर 3.2 करोड़ और 2 करोड़ दोनों आएगा। पार्ट 1 में सिर्फ 3.2 करोड़ ही इनकम है, क्योंकि उसका ऊपर से अलग दिया है। वैसे उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका 3.2 करोड़ इनकम है या 5.2 करोड़ इनकम है, फर्क नहीं पड़ता है। आपका सरचार्ज तो 2% ही लगने वाला है, तो उसके वजह से उसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस इतना याद रखना। पार्ट 1 के अंदर आपकी सिर्फ एक ही इनकम है 3.2 करोड़, और पार्ट 2 के अंदर आपकी दो इनकम है, 3.2 करोड़ भी है और 2 करोड़ भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले आरटीपी की तरफ। आरटीपी जो मई 2020 नवंबर 21 का, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, दो कंपनी का, एक एक्स है एक वाई है, दोनों के बारे में पहले 3 पार्ट में आंसर पूछा है। पहले बोला है कि एक्स और वाई का टैक्स निकालो एज पर द 115BAA 115BAB जो भी एप्लीकेबल है। तो अभी अपने को जो स्पेशल रेट्स है उस हिसाब से दोनों का टैक्स निकालना है। तो देखो, स्पेशल रेट्स के हिसाब से टैक्स निकालने के लिए दो स्पेशल सेक्शन है, या तो 115BAA या 115BAB। अब दोनों के लिए ना 115BAA एप्लीकेबल होगा, BAB एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले ये बताता हूं क्यों। एक्स के लिए 115BAB क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि 2018 में सेटअप हो गई थी, 2019 में जो अक्टूबर से सेटअप होगी ना, उन कंपनीज के लिए 115BAB एप्लीकेबल होता है। तो एक्स के लिए 115BAB का रास्ता बंद हो गया। ठीक है, अब वाई के लिए 115BAB का रास्ता क्यों बंद हुआ? वाई तो अक्टूबर 2020 में सेटअप हो रहा है, 115BAB का रास्ता उसके लिए क्यों बंद है? उसके लिए इसलिए बंद है क्योंकि जो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स में इन्वॉल्व होता है ना, जब भी प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वर्ड आ जाएगा ना, समझ लेना 115BAB एप्लीकेबल नहीं होगा। पता है, कुछ बिजनेसेस के लिए 115BAB एप्लीकेबल नहीं है, उसके अंदर प्रिंटिंग भी है, सॉफ्टवेयर है, फिर मार्बल वार्बल बनाते हैं, ऐसे 4-5 बिजनेस है, रट्टा मारो उसको। ठीक है, तो वो सारे बिजनेसेस के लिए 115BAB एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्स के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि एक्स तो 2018 में सेटअप हो गया। 115BAB उसके लिए एप्लीकेबल है जो 2019 अक्टूबर से सेटअप होता है, 2024 तक सेटअप होता है, उनके लिए एप्लीकेबल है जो मैन्युफैक्चरर। और वाई के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि वाई प्रिंटिंग ऑफ बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर है, प्रिंटिंग वालों के लिए भी 115BAB एप्लीकेबल नहीं है। दोनों को 115BAA के हिसाब से इनकम निकालना पड़ेगा। अब 115BAA के अंदर आपको क्या होता है, एक दो डिडक्शन मिलते हैं चैप्टर 6 के। एक तो आपको 80JJAA मिल जाएगा, दूसरा 80M भी मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोनों दिया है, तो सबसे पहले आपको दोनों की ग्रॉस टोटल इनकम लिखनी है जो क्वेश्चन में दिया है। दोनों की ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? एक्स की 6.6 करोड़ है और वाई की 1 करोड़ है। अब दोनों का 80JJAA निकालना है। एक्स का 80JJAA कितना आएगा? देखो, 18,000 रुपया पर मंथ, 150 एम्प्लॉय, तो इनको 12 महीने के लिए आप कंप्यूट करो, मल्टीप्लाई बाय 30%। 22,000 रुपया पर मंथ इंटू 150 इंटू 12 महीने के लिए मल्टीप्लाई करो इंटू 30%। लेकिन ये 26,000 वाले एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, रिपीट होगी चीजें, प्रोविजन इससे याद होना शुरू हो जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट रीजन था आपको ये सारे आरटीपी मॉक टेस्ट और पास पेपर कराने का। चीजें रिपीट होगी, याद हो जाएगा, एग्जाम के अंदर वही चीज देखोगे एक दिन पहले तो एग्जाम के अंदर फटक से क्लिक हो जाएगा एक्जैक्टली आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, और चीजें रिपीट हो रही है, देखो कैसे। तो अब ये 26,000 एम्प्लॉइज पे आपको 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले दोनों कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज पे मिल जाएगा। वाई को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई के केस में अगर आप देखोगे तो लेस देन 180 डेज एम्प्लॉय हुआ है। वाई तो इसी साल शुरू हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन 2020-21 के ऊपर है, AY 21-22 के ऊपर है, बी वेरी केयरफुल। ये क्वेश्चन PY 2021 के हिसाब से, AY 21-22 के हिसाब से, उस हिसाब से 1/10/2020 तुम्हारा करंट ईयर हुआ। तो करंट ईयर के अंदर आपको यहां पर 80JJAA डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 240 दिन से कम एम्प्लॉय हो रहे हो। आप अक्टूबर से मार्च ले लो तो 240 दिन होता ही नहीं है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80M का डिडक्शन मिलेगा, हाँ 80M का मिलेगा। आपको डिविडेंड कितना मिला? डिविडेंड 60 लाख मिला। आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? आपने डिस्ट्रीब्यूट किया जुलाई 2021 में, मतलब 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने 72 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो व्हिचएवर इज लोअर अपना आपको 80M में डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर 80M में डिडक्शन मिल जाएगा। वाई को कोई डिविडेंड मिला नहीं है, ना ही वाई ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वाई को 80M का डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला है। ये सब करने के बाद आपका जो टोटल इनकम है वो इतना हो जाएगा। एक्स का 3 करोड़ 84 लाख, वाई का 1 करोड़, दोनों के लिए 22% फ्लैट रेट है, दोनों को सरचार्ज लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। 1 करोड़ के ऊपर हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 100 करोड़,
पे 500 करोड़ हो, सबके लिए यहां पर टैक्स रेट सेम है, सरचार्ज रेट सेम है, 22% टैक्स, 10% सरचार्ज सबको लगेगा, ठीक है, फ्लैट टैक्स है, प्लस 4% सेस, आपका टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर क्या पूछा है, कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रेगुलर प्रोविजन में हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे। देखो अब रेगुलर प्रोविजन के अंदर है ना, आपको एक एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, जो आपको 115BAA में नहीं मिला था, तो बस वो ले लो, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा ले लो। देखो एक्स ने ना, और उसमें एक पॉइंट और भी है जो बहुत ही बारीक पॉइंट है कि पिछले साल तक एक्स क्या करता था, पिछले साल तक एक्स ना एसएलएम फॉलो करता था, ठीक है, उसके बाद एक्स ने डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट कर दिया, तो एसएलएम वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया डब्ल्यूडीवी में, तो डब्ल्यूडीवी वाले को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब उसने करंट ईयर में तो कन्वर्ट कर दिया डब्ल्यूडीवी में, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कितने की एसेट खरीदी है, 9 करोड़ की 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को अगर खरीदी है तो मोर देन 180 डेज हो जाएगा। सिमिलरली वाई ने कब खरीदी है, वाई ने 2 करोड़ की मशीनरी खरीदी है, उसने भी 1 अक्टूबर से पुट टू यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने भी 1 अक्टूबर से पुट टू यूज करना शुरू कर दिया, तो 1 अक्टूबर से पुट टू यूज करना शुरू कर दोगे तो दोनों को फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 20% का, एक्स को भी 20% फुल मिलेगा, वाई को भी 20%, वो आप ले लो और आप दोनों की टोटल इनकम निकाल लो, ठीक है। अब तीसरे पार्ट के अंदर बोला है सिर्फ एक्स के लिए, अब दोनों के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एक्स के लिए बोला है, क्या एक्स स्पेशल प्रोविजन के लिए जाए या ना जाए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन के लिए जाए या नॉर्मल प्रोविजन के लिए जाए। देखो स्पेशल प्रोविजन के लिए अगर एक्स जाता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है 96,64,510, और अगर नॉर्मल प्रोविजन के लिए एक्स जाता है तो फिर उसको मैट भी निकालना पड़ेगा। 115BAA वालों को मैट नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल प्रोविजन वालों को तो मैट भी लगता है ना, तो उसको भी अपनी मैट लायबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। देखो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के लिए उसके पास ऑलरेडी उसकी इनकम तो है 2 करोड़ 4 लाख, बस उसको बोलो कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर टैक्स रेट निकाल ले। 30% टैक्स रेट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ क्रॉस होता है, चेक करना, पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 402 करोड़ है, इसलिए उसको 30% टैक्स लग जाएगा। अब 30% टैक्स लगाने के बाद 30% टैक्स लगाने के बाद उसके ऊपर उसको सरचार्ज लगाना पड़ेगा, या 7% सरचार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 4% सेस। बुक प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया है 4.2 करोड़, 4.2 करोड़ पे 15% का बुक प्रॉफिट, उसके ऊपर भी 7% सरचार्ज और उसके ऊपर 4% सेस। तो ये देखो नॉर्मल टैक्स आता है 68 लाख, बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स लाता है 70 लाख, तो व्हिचएवर इज हायर ये आ जाएगा। फिर भी ये बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू 115BAA, क्योंकि 115BAA में तो 96 लाख रुपीस का टैक्स लगता है। देयरफॉर उसको बोलो भाई 115BAA गया भाड़ में, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करो, चेक कर लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ट्रस्ट के ऊपर है, इसके अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है कि एक ट्रस्ट है जो एनी अदर ऑब्जेक्ट की तरह रजिस्टर्ड है, एनी अदर ऑब्जेक्ट की तरह रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कमर्शियल रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो यहां पर हो गया। उसका कमर्शियल रिसीट है 44 लाख और उसका टोटल रिसीट है 2 करोड़। अब आप देखो तो 22% हो जाता है, देयरफॉर क्योंकि ये क्रॉस हो जाता है, इसको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, माफ करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक ट्रस्ट ने रेंट पे किया 12 लाख रुपए का करंट ईयर में और 15 लाख रुपए का अगले साल में, और दोनों का टीडीएस इकट्ठा अगले साल भरा, अगले साल भरा दोनों का टीडीएस इकट्ठा। तो अब जो करंट ईयर में 12 लाख भरा उसका 30% करंट ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा और अगले साल उसका 30% आपको अलाउ हो जाएगा, और अगले साल का तो अगले साल में भर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल का अगले साल में अगर भर दिया तो अगले साल अलाउ हो जाएगा। देखो 12 लाख करंट ईयर का है, 15 लाख अगले साल का है, दोनों का टीडीएस इकट्ठा अगले साल भरा, तो जो इस साल का है वो इस साल डिसअलाउ हो जाएगा और वो अगले साल अलाउ होगा, और जो अगले साल का है वो तो अगले साल अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेम ईयर में भर दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, एक ट्रस्ट ने अपना ऑब्जेक्ट बदल दिया। जब भी एक ट्रस्ट अपना ऑब्जेक्ट बदलेगा ना तो उसको 30 डेज के अंदर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं अप्लाई करेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो माना जाएगा कि वो ट्रस्ट ही नहीं है, और अगर वो ट्रस्ट ही नहीं है तो उसको फिर एग्जिट टैक्स के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, चेक करो। तो उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए था, उसने नहीं अप्लाई किया, उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया, चेक कर लो, ठीक है। Now, अगला क्वेश्चन एक हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर है, जो ये बोलता है कि अगर एटीआईए में आपने डिडक्शन क्लेम करना है, ठीक है, और अगर एओ अगर उसमें कुछ डिसअलाउंस कर देता है तो जो डिसअलाउंस कर रहा है क्या उस पर भी एटीआईए का डिडक्शन मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपका जो डिडक्शन था वो 50 लाख था, एओ ने उसको डिसअलाउ करके 70 लाख कर दिया, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा डिसअलाउ कर रहा है 20 लाख रुपया एटीआईए के अंदर, जो एओ डिसअलाउ कर रहा है टीडीएस नहीं काटने की वजह से किसी भी कारण से, तो जो डिसअलाउ कर रहा है क्या उस पर भी आपको एटीआईए का डिडक्शन मिलेगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला हाँ मिलेगा, एटीआईए पर मिलेगा उसका डिडक्शन। ऐसा डिडक्शन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में अलाउड नहीं है, याद करो, आर्म्स लेंथ प्राइस अगर एओ बढ़ाता है तो, लेकिन एटीआईए एटीआईबी ये सब में कहीं मना नहीं किया है। तो अगर यहां पर अगर एओ बढ़ा भी देता है आपका खर्चा, आपका एक्सपेंस बढ़ा देता है, आपका इनकम बढ़ा देता है बाय एडिंग द एक्सपेंस, या कोई डिसअलाउ करके इनकम बढ़ा देता है, तो जो इनकम बढ़ी हुई है उस पर भी आपको एटीआईए का डिडक्शन मिलकर रहेगा, चेक कर लो। ना अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर है। इसके अंदर 4 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये बोलता है कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एक नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, एक इंडियन है, इंडियन कंपनी का 60,000 करोड़ का एसेट है, फॉरेन कंपनी ने उसको 30,008 करोड़ का लोन दिया है, तो 51.33% का लोन हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को 51% या उससे ज्यादा का लोन देती है ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट, दोनों बन जाएंगे डीम्ड टू बी एसोसिएटेड, दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा लोन देना लेना उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बता रहा है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट कितना होगा? देखो, उसने उसको लोन कितने में दिया? 9% पे, लेकिन दूसरे लोगों को लोन कितने में देता है? 7%। तो 2% एक्स्ट्रा दिया ना, तो 2% एक्स्ट्रा जो है वो एड बैक करना पड़ेगा। तो 30,008 करोड़ का लोन है, उस पर 2% एक्स्ट्रा 616 करोड़, ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट। देखो, आपको सामने वाले को 7% के हिसाब से पे करना चाहिए था, लेकिन आप 9% पे कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो, तो 2% एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो वो आपको एड बैक करना पड़ेगा, वो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब वो पैसा आपको इंडिया के अंदर, वो प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपने सुओ मोटो किया, अगर आपने सुओ मोटो किया, तो वो पैसा आपको इंडिया के अंदर 90 डेज के अंदर लेकर आना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 से 90 डेज मतलब 28 फेब 2023 तक आपको पैसा इंडिया में लेके आ जाना चाहिए। लेके आ जाओगे तो बच जाओगे, अगर नहीं लेके आओगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? लाइबोर प्लस 3%। लाइबोर क्यों? क्योंकि लोन फॉरेन करेंसी में, इसलिए लाइबोर 30 सितंबर का लाइबोर लेना पड़ेगा और 3% उसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कब से लगेगा? इंटरेस्ट आपको 30 नवंबर से ही लगेगा। 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितने दिन होते हैं वो काउंट करो। एक आखिरी ऑप्शन यहां पर ये पूछा है कि भाई अगर मैं वन टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूं सरकार के साथ तो क्या होगा? तो अगर आप वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हो तो ये जो भी प्राइमरी एडजस्टमेंट आता है उसके ऊपर 18% टैक्स दो, 12% सरचार्ज दो, 4% सेस दो, सरकार आपके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लेगी। ठीक है, चेक कर लो। नाउ अगला क्वेश्चन फिर से एनआर टैक्सेशन के ऊपर है। यहां पर एक नॉन रेसिडेंट है, वो किसी इंडियन कंपनी को क्या देता है? टेक्निकल सर्विस देता है। दोनों के बीच में अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल पार्ट्स है। पार्ट है, ऐसा अज्यूम करो कि इंडिया और उस कंट्री के बीच में कोई डीडीडब्ल्यू नहीं है। अगर डीडीडब्ल्यू नहीं है तो 115A के हिसाब से टैक्स लगेगा 10%। 10% टैक्स लगा दो, फिर सरचार्ज भी लगा सकते हो अगर एप्लीकेबल होगा, प्लस 4% सेस। प्लस क्या सामने वाले को रिटर्न भरने की जरूरत है? सामने वाले को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर उसका टीडीएस काट लोगे। प्लस साफ साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ ये इनकम है। तो अगर उसका 115A के हिसाब से टैक्स कट जाता है तो फिर उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई और इनकम कमा भी नहीं रहा इंडिया के अंदर। ठीक है, पार्ट बी के अंदर बोला है कि अज्यूम करो 8% है डीटीडब्ल्यू के हिसाब से। ठीक है, अब अगर डीटीडब्ल्यू के हिसाब से 8% है तो फिर सबसे पहले उसका टीडीएस 8% के हिसाब से कटेगा। टीडीएस 8% के हिसाब से कटेगा मतलब उसको डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट चाहिए, तो उसको बोलो जा टीआरसी लेके आ। टीआरसी लेके आ, वो सारा इंफॉर्मेशन लेके आ जो टीआरसी के अंदर चाहिए, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नंबर वो सब चाहिए रहेगा। ठीक है, साथ साथ में डीटीडब्ल्यू के हिसाब से अगर टीडीएस कट रहा है मतलब 10% से कम कट रहा है, 115A के रेट से कम कर रहा है, तो अब उसका टीडीएस कार्ड भी लोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। क्योंकि 115A के रेट से लोअर रेट पे टीडीएस कटेगा ना तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी। तो इस केस में उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। पार्ट सी का आंसर पार्ट ए जैसा ही होगा। पार्ट ए के अंदर भी जो था वही पार्ट सी के अंदर होगा कि अगर एफटीएस का डीटीडब्ल्यू के अंदर रेट 15% है तो फिर 15% और 115 पे विच एवर इज लोअर, तो अब उसका 115A के हिसाब से टैक्स कटेगा। 115A के हिसाब से टैक्स कटता है 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो फिर उसको क्या करने की जरूरत नहीं है, उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका टीडीएस कट जाता है और कुछ और इनकम तो वो कमा नहीं रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सिर्फ यही इनकम कमाता है, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका 115A के हिसाब से टैक्स कट गया है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लास्ट उन्होंने और एक असम्पशन लिया है कि बोला है कि सपोज उसका अगर इंडिया में कोई फिक्स प्लेस होगा जिसके थ्रू वो ये सारी सर्विसेज दे रहा है एफटीएस की, तो अगर उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस है जिसके थ्रू वो सारी एफटीएस की सर्विस दे रहा है तो उस केस में तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है? उस केस में उसको 44DA फॉलो करना पड़ेगा। 44DA फॉलो करना पड़ेगा और 44DA के अंदर इनकम लेना पड़ेगा, जो एक्सपेंस अलाउड है वो लेना पड़ेगा, जो होली एंड एक्सक्लूसिवली एक्सपेंस इनकम नहीं किया है वो अलाउ नहीं होगा, जो एचओ को पे कर रहे हो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन अलाउ होगा, प्लस बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो सारा नाटक यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। चेक कर लो। चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यहां पर आप पहला क्वेश्चन जो है वो ये है स्लम सेल के ऊपर। यूनिट ओमेगा को आप सेल कर रहे हो तो उसका स्लम सेल के लिए आप पहले सेल कंसिडरेशन निकालो, फिर उसका नेटवर्थ निकालो। पहले मैं नेटवर्थ निकाल लेता हूं और गेन जो है वो लॉन्ग टर्म में ये बता देता हूं, क्योंकि 36 महीने से बाद में बेचोगे तो गेन लॉन्ग टर्म हो जाता है। यूनिट 2010 में बनी थी तो गेन लॉन्ग टर्म हो गया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेटवर्थ के अंदर आप क्या लोगे? सबसे पहले आप जो लैंड है उसके लिए आप बुक वैल्यू ले लोगे। ठीक है, लैंड के लिए बुक वैल्यू ले लोगे नेटवर्थ के अंदर, और जो अदर फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसके लिए इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी ले लोगे। नेटवर्थ निकालना सिखा रहा हूं, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी ले लोगे। ठीक है, उसके बाद जो डेटर्स है उसके लिए आप डेटर्स का वैल्यू ले लोगे बुक वैल्यू, और जो लायबिलिटी है उसके लिए आप बुक वैल्यू ले लोगे। ठीक है, तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब जब एफएमवी 1 निकालोगे तो एफएमवी 1 में क्या आता है? जो एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या एसेट ट्रांसफर कर रहे हो? लैंड। लैंड के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा एफएमवी 1 के अंदर, और मशीनरी के लिए आपको बुक वैल्यू लेना पड़ेगा एफएमवी 1 के अंदर। बाकी जो डेटर है उसके लिए बुक वैल्यू, लायबिलिटी के लिए बुक वैल्यू। ठीक है, वो दोनों सेम ही रहेगा। ये सब करने के बाद आपको एफएमवी 1 आ जाएगा। एफएमवी 2 क्या हो जाएगा? एफएमवी 2 जो आपको पैसा मिल रहा है या एसेट मिल रहा है, आपको कितना पैसा मिल रहा है? 600 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो एफएमवी 1 आपका 627 और एफएमवी 2 आपका 600, देयरफॉर आपका जो व्हिचएवर इज हायर है वो बन जाएगा आपका सेल कंसिडरेशन। नेटवर्थ जो है आपका 540 लाख है, दोनों का डिफरेंस लेने का। 627 आपका सेल कंसिडरेशन, 540 लाख आपका नेटवर्थ, 87 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स, 4% सेस, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज यहां पर माफ है। ठीक है, चेक कर लो।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक मैन्युफैक्चरिंग एसएससी है और ये एसएससी फॉलो कर रहा है 115 BAB। तो अब उस हिसाब से पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको निकालना है, इसकी टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहले यहां पर आपने लाइसेंस खरीदा है, लाइसेंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा इंटेंजिबल एसेट के तौर पर। तो एड 22 लाख ऐड कर दो, 25% का इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन ले लो। उसके बाद आपने रोड ट्रांसपोर्टर वाले को 35,000 रुपया कैश में पे किया है। अलाउड अलाउड अलाउड। रोड ट्रांसपोर्टर वालों को आप 35,000 रुपए तक भी कैश में दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को कुछ लेट आउट किया है 60,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो 7,20,000 रुपीज आप क्या करो, पीएनएल से माइनस कर दो, ठीक है। और उसके ऊपर आपने म्युनिसिपल टैक्स भी भरा है 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपया भी आप पीएनएल में एड बैक कर दो। अब जब आप हाउस प्रॉपर्टी में जाओगे ना, तो आप 7,20,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाओगे और उसमें से 8,000 रुपए का जो डिडक्शन है वो आप नहीं लोगे, नहीं लोगे, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 115 BAB वालों को 8,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है। 115 BAB वालों को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलता है। 115 BAA वालों को अगर आप जनरल इनकम पे टैक्स लगा रहे हो, 22% पे टैक्स लगेगा, तो उस पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। जाकर देख लेना 115 BAB वालों को ये सारी इनकम्स पे डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और इस पे टैक्स कितना लगेगा? 22% के हिसाब से इस पे टैक्स लगेगा। बी वेरी केयरफुल। फिर साइंटिफिक रिसर्च को कंट्रीब्यूशन किया, 115 BAB वालों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। फिर टीडीएस नहीं काटा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर डिविडेंड जो मिला वो आईएफओएस में चला जाएगा, यहां से माइनस करके आईएफओएस में दिखा देना। उसके बाद आपने कुछ शेयर्स भी बेचा है, उसके ऊपर जो भी गेन आया वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पागल जैसे। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप क्रेडिट करोगे, तो गेन कितना आया? 100 रुपए का शेयर्स खरीदा था और आपने उसको 280 रुपए में बेचा, तो 180 रुपए का गेन आया एज पर अकाउंट्स। अकाउंट्स के हिसाब से 180 रुपए का गेन आया, तो और आपके पास शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स है, तो 1,80,000 रुपया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गेन है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस कर दो। माइनस कर दिया, वो माइनस करके उसको निकाल दो। अब टैक्स के अंदर क्या करोगे? टैक्स के अंदर आपको 112A फॉलो करना पड़ेगा। 112A में आपको आपका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप अपना एफएमवी निकालोगे 31 जन 2018 की, 31 जन 2018 की एफएमवी 110 है। कंपेयर विद सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा। कंपेयर विद कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 100, विच एवर इज हायर, वो आपका कॉस्ट होगा। तो उस हिसाब से कॉस्ट आपका 110 लाख आता है। तो कॉस्ट 110 लाख आता है, सेल प्राइस 280 लाख है, 280 रुपया है, तो 170 रुपया आपका प्रॉफिट एंड लॉस है एज पर इनकम टैक्स। तो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना था? 1.8 लाख, वो आपने पीएनएल से माइनस कर दिया। लेकिन टैक्स के हिसाब से आपका गेन कितना है? 1,70,000, 170 इंटू 10,000, ओके, इंटू 1,000 शेयर। 1,70,000 में से 1 लाख तो माफ है, क्योंकि 112 में 1 लाख रुपया माफ होता है। 70,000 रुपया के ऊपर आपको 10% टैक्स लग जाएगा। 115 BAB के अंदर भी स्पेशल इनकम इज टैक्स एट स्पेशल रेट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, टैंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट से वो ऐड कर दो और जो टैक्स वाला है वो आप माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ मशीनरी खरीदी है, उसका डेप्रिसिएशन आपने ऊपर अलग से नहीं लिया, तो उसका डेप्रिसिएशन ले लो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाएगा? 115 BAB वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आपको हाफ ही मिलेगा, क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज कर रहे हो। 15 नवंबर पे आपने खरीदा था, तो लेस देन 180 डेज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 80JJAA में आपको सिर्फ पहले वाले केस में डिडक्शन मिलेगा, बाकी दोनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि एमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा है, और लास्ट वाले में भी नहीं मिलेगा क्योंकि लेस देन 180 डेज एम्प्लॉय कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले केस में आपको 80JJAA का डिडक्शन मिल जाएगा 51 इंटू 23,000 इंटू 12 मंथ इंटू 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपका जो डिविडेंड इनकम है उस पर भी आपको 22%, हाउस प्रॉपर्टी वाली रेंटल इनकम पे भी 22%, जो एलटीसीजी है उस पर 10%, और जो आपकी बाकी इनकम है, जो मैन्युफैक्चरिंग की इनकम है, उस पर आपको 15% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और 115 BAB में 10% का सरचार्ज तो हमेशा लगता है और 4% सेस भी हमेशा लगता है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के अंदर, इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 एक अलग किस्म का क्वेश्चन है, मैट विद इंडियस के ऊपर बोला गया है। यहां पर अपने को इंडियस का मैट में क्या इंप्लीकेशन आता है वो बताना है। सबसे पहले आप बुक प्रॉफिट देखो 97,54,000 है। 97,54,000 में से आपको ये सबका डिडक्शन मिल जाएगा। जनरली ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और बुक प्रॉफिट और यूएडी जो लोअर होता है वो डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको दोनों मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जा रहे हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के पास। जो भी मैट के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के पास जाता है उनको दोनों का डिडक्शन मिलता है। ये याद रखना, ये एक पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने लायक। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के पास जाते हो रिवाइवल के लिए, तो आपको दोनों मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी मिलेगा, यूएडी भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप बुक प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट लिख लो और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो। ये दोनों माइनस करने के बाद आपको एक बुक प्रॉफिट आ जाएगा एज पर 115 JB। अब आपको ओसीआई का एडजस्टमेंट करना है। अब यहां पर इन्होंने ओसीआई में 5 आइटम दिए, ठीक है, दैट विल नेवर बी क्लासिफाइड टू पीएनएल, तो इनको ऐड लेस करने का, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। उसमें सबसे पहले ये जो डेफर्ड कॉस्ट हेजिंग है इसको ऐड बैक कर देने का, ठीक है। उसके बाद ये जो 7.4 लाख है ना, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ फेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसको ऐड नहीं करने का, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शन डाला है कि ये कब ऐड होगा पता है? जब बेचोगे ना तभी ऐड करने का, अभी नहीं करने का। जब भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेचोगे तब ऐड करने का, तब तक ऐड नहीं करने का। सिमिलरली रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो क्रेडिट है ना वो भी अभी लेस नहीं करने का, जब बेचोगे तभी लेस करने का। ये एक्सेप्शन में आता है मैट विद इंडियस में, अभी नहीं करने का, ठीक है, अभी नहीं करने का, जब बेचोगे तभी करने का। और बाकी दोनों के दोनों आप क्या करो, अभी के अभी ऐड कर दो। ये सब करने के बाद एक आखिरी चीज और करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन अमाउंट भी है 68 लाख का। जब आप पहली बार मैट फॉलो करते हो ना, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट निकाल के उसका 1/5 करके 5 साल तक ऐड बैक करना पड़ता है। लेकिन ट्रांजेक्शन अमाउंट के अंदर आप कैपिटल रिजर्व नहीं लेते हो और एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसलेशन डिफरेंस इन फॉरेन ऑपरेशंस भी नहीं लेते हो। तो
68 लाख में से ये 8 लाख माइनस करो, ये 6 लाख माइनस करो, आंसर आ जाएगा 54 लाख। 54 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 10.8 लाख। ये 10.8 लाख भी आपको ऐड करना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन अमाउंट के अंदर, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं, 15% मैट निकालो, 4% सेस निकालो, और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स है 12 लाख 80 है वो डायरेक्टली दिया है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका मैट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखने लायक इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, ये फेयर वैल्यू इन इक्विटी वाला इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट ऐड नहीं करने का, ये जब भी बेचोगे तब ऐड करोगे, जाके चेक करना, मैंने लिखा है बुक के अंदर, एक्सेप्शन में आता है। और इवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ असेट भी जब भी बेचोगे तब ऐड करने का, अभी ऐड नहीं करने का। बाकी सारे आइटम जो पीएनएल के अंदर क्लासिफाइड नहीं होते हैं, फ्यूचर में क्लासिफाइड नहीं होंगे, उनको आज ऐड करके खत्म करो, लेस करके खत्म करो, चेक कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर है और इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन जो 1023C में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन पर्पस के लिए भी है और साथ साथ में हॉस्पिटल भी है, मतलब हॉस्पिटल भी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब एजुकेशन के लिए उसने 3 लाख रुपए का रिसीट लिया है और उसने हॉस्पिटल के लिए भी 3 लाख का रिसीट लिया है, तो दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए, 5 करोड़, सॉरी 3 करोड़ और 3 करोड़ लिया है, 3 लाख नहीं, तो दोनों मिलाकर 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है। अब 5 करोड़ अगर क्रॉस हो जाता है तो उसको एग्जेम्पशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको सीआईटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिना सीआईटी को एप्लीकेशन करे उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर दोनों मिलाकर उसका टोटल रिसीट 5 करोड़ के अंदर होता तो उसको एग्जेम्पशन बिना एप्लीकेशन करे मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके पास पिछले साल का एक्सेस एप्लीकेशन है, तो क्या उसका डिडक्शन उसको करंट ईयर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सेस एप्लीकेशन का डिडक्शन आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट, एक ट्रस्ट है, उसने 40 लाख रुपए का लोन लिया, उससे कुछ बिल्डिंग खरीदा, क्या उसको डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोन लेकर अगर कोई एक्सपेंडिचर करोगे, एप्लीकेशन करोगे, नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वो लोन रीपे करोगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा, तो उसने 5 लाख रुपए रीपे किया, उसका उसको डिडक्शन मिलेगा, चेक कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका वो टीसीएस और टीडीएस के ऊपर है। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 2061G पर। यहां पर क्या कर रहा है, एक बंदा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा भेज रहा है, उसकी घूमने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए 5,80,000 रुपया भेज रहा है, और फिर बाद में 7,80,000 रुपया और भेज रहा है यूनिवर्सिटी को एजुकेशन का फीस भरने के लिए। लेकिन उसने लोन है ना किसी बैंक से नहीं लिया, एम्प्लॉयर से लिया। अगर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेता ना तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाता। क्या रिलैक्सेशन मिलता? 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होता। लेकिन उसने कोई लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, एम्प्लॉयर से लिया, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में ही आएगा। तो ये दोनों सेम कैटेगरी के ही टीसीएस है। ये 5,80,000 और ये 7,80,000 दोनों सेम कैटेगरी में आता। अगर वो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता ना 7,80,000 का, तो ये दो अलग कैटेगरी हो जाते। एक 5% वाले में चला जाता, एक 0.5% में, और 2 बार उसको 7 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता। लेकिन यहां पर इसको एक बार ही 7 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। 5.8 लाख प्लस 7.8 लाख माइनस 7 लाख जो भी अमाउंट आएगा उस पे उसको 5% टीसीएस क्या होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, ये अमेजॉन वाला केस है। यहां पर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेजॉन जैसी वेबसाइट है, और यहां पर एक रेजिडेंट सेलर है, वो 84 लाख का सामान बेच रहा है। तो 84 लाख का सामान अगर रेजिडेंट बेचता है तो उसका 1% टीडीएस काटना पड़ेगा अमेजॉन को ग्रॉस सेल्स पे। अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो जनरली कितना टीडीएस कटता है, 20% कटता है। लेकिन यहां पर 194Q और 194O के अंदर, 194Q और 194O ये दो सेक्शन है जहां पर अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो मैक्सिमम टीडीएस आप कितना काटोगे, 5%। तो यहां पर अगर पैन नहीं दे रहा है तो ये 194O वाला केस है। तो दो सेक्शन के अंदर 20 नहीं, सिर्फ 5% ही, 194O और Q। तो यहां पर 5% पैन का टीडीएस कटेगा, 5% के हिसाब से 84 लाख का जितना भी आता है उतना टीडीएस सामने वाले को काटना पड़ेगा, अमेजॉन जैसी कंपनी को काटना पड़ेगा। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आके बहुत सारी इनकम कमा रही है। अभी एक एक इनकम के बारे में अपने को बताना है, कितना कौन सी इनकम टैक्सेबल है और क्या रेट पे टैक्स लगेगी। अब सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट है। अब वो फॉरेन कंपनी ना इंडिया की किसी कंपनी को टेक्निकल नो हाउ दे रही है, ठीक है, और उसके बदले में अपन उसको पैसा नहीं दे रहे, 30 लाख का डिवेंचर दे रहे। तो सबसे पहले वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया। उसने अपने को इनकम, उसने अपने को टेक्निकल नो हाउ दिया, अपन ने उसको 30 लाख दिया, ठीक है। तो टेक्निकल नो हाउ के बदले 30 लाख रुपए के बदले हमने 30 लाख का डिवेंचर दे दिया, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है, ये 30 लाख का डिवेंचर क्या रेट पे टैक्स होगा? ये 40% पे टैक्स होगा। ये 115A में कवर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 115A में कवर होने के लिए आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, और अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। जब तक ये दो शब्द नहीं आएंगे ना 115A एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, इसलिए इस पे आपको 40% लगाना पड़ेगा। अब आपने उसको जो डिबेंचर दिया ना, उस डिबेंचर पे उसने 2,85,000 रुपीस का इंटरेस्ट भी कमाया, ठीक है। आप उसने आपको टेक्निकल सर्विस दिया, आपने उसको डिबेंचर दिया, उस पे उसने इंटरेस्ट कमाया। वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। वो इंटरेस्ट कितने पे टैक्सेबल होगा? वो इंटरेस्ट भी 40% पे टैक्सेबल होगा। वो भी 115A में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो INR में। 115A में 20% पे टैक्स वो इंटरेस्ट का लगता है, जो इंटरेस्ट किस पर है? फॉरेन करेंसी में अगर आप पैसा देते हो तो कवर है। लेकिन ये डिबेंचर आप फॉरेन करेंसी में तो नहीं दे रहे हो, INR में दे रहे हो, तो ये जो इंटरेस्ट कमा रहा है ना उसके ऊपर भी उसको 10%, 40% ही टैक्स लगेगा। वो भी 115A में नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो GDR के ऊपर वो डिविडेंड कमा रहा है उसके ऊपर उसको 10% टैक्स लगेगा 115AC के हिसाब से, क्योंकि GDR के लिए एक ही सेक्शन है 115AC, उस पे 10% टैक्स लगेगा। और ये GDR भी फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी वाले GDR 115AC में कवर्ड है। जो डिविडेंड इनकम कमा रहा है उस पे 20% टैक्स लगेगा 115A के हिसाब से। डिविडेंड इनकम पे 115A ही कवर्ड होता है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए 20% टैक्स। नेक्स्ट वाला भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, ये रॉयल्टी कमाया उसने। अब ये वाला जो रॉयल्टी है ना, देखो उसके लिए अग्रीमेंट है, अप्रूव्ड है, तो ये 10% के हिसाब से टैक्स होगा 115 है। लेकिन ये जो अमाउंट दिया ना, ये रिसीव्ड अमाउंट है। ये रिसीव्ड अमाउंट है मतलब तेरे खाते में जो आया, ये तूने कमाया नहीं है, तेरे अकाउंट में आया, तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। कितने से?
तो तेरा टैक्स रेट कितना होगा 10% टैक्स 4% सेस, तो तेरा टैक्स रेट क्या हो जाएगा 10.4%। देयरफॉर तेरे खाते में कितना आएगा 89.6% बराबर। तो 89.6 से इसको डिवाइड करके इसको ग्रॉस अप करके फिर 10.4% टैक्स लेना पड़ेगा, तो 14 लाख के हिसाब से आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, 8,50,000 आपका दिल्ली में कोई बिजनेस है, वहां से आप कमा रहे हो, उस पे 40% टैक्स आएगा। तो ये दिल्ली वाले बिजनेस पे 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि द यूनिट इन दिल्ली इन एनी मैनर डज नॉट अप्लाई टुवर्ड 44DA, सॉरी टेक्निकल नो हाउ का उससे कोई लेना देना नहीं। और लास्ट वाले पॉइंट के अंदर इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक कर दिया। इंस्टीट्यूट ने सम के अंदर इनकम कंप्यूट करते समय 1,32,000 ले लिया और टैक्स कंप्यूट करते समय 2,32,000 ले लिया। अब आप या तो दोनों जगह 1,32,000 ले लो या तो दोनों जगह 2,32,000 ले लो, ऐसा दो अलग आंसर काहे को लेते हो। तो लेकिन इंस्टीट्यूट ने गलती किया है, अब जाकर ओरिजिनल आरटीपी में भी देख लेना, ठीक है। तो 2,32,000 मैं ले रहा हूं और 2,32,000 के ऊपर मैं टैक्स ले रहा हूं कितना 10%, यहां पर आपको टैक्स लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। तो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहां पे जो इस आरटीपी में आखिरी क्वेश्चन है वो सेम ही है, मैं इसके लिए इस पे बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी इसको मत देखना, क्योंकि अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं, तो एग्जाम के दिन हम लोग क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। ये DTAA का सेम क्वेश्चन है, जो पहले भी देखा था वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेना, आप चाहिए तो देख लो, एग्जाम के दिन तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम के पहले देख रहे हैं तो देख लेना। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को अपना वीडियो जबरदस्ती लंबी नहीं बनाना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपने पहले भी देख लिया, ठीक है, चेक कर लो। तो चलिए आरटीपी नवंबर 2022 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या दिया गया है, एक पार्टनरशिप फॉर्म दिया गया है और यहाँ पर 3 स्टार होटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 35AD का बिजनेस होगा। एक और 3 स्टार होटल है, उसमें प्रॉफिट है, और ये वाले 3 स्टार होटल में लॉस आने वाला है, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकता है 73A के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वर्किंग पार्टनर है, लेकिन उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया है, तो बस इनका टोटल इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एंड फिर बाद में जो उसको 35AD एप्लीकेबल हो जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म LLP इंडिविजुअल HUF होता है, तो उनका AMT भी निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले यहां पर आप जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक से वो ऐड बैक कर दोगे, फिर यहां पर जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 15% इंटरेस्ट दिया है वो नहीं अलाउड है, 3% ऐड बैक कर दोगे, तो 50 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 15% का 3% मिल जाएगा, तो 3% ऐड बैक कर दोगे। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट पे किया है उस पर TDS नहीं काटा, उसका 30% डिसअलाउ कर दोगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आप अपने प्रॉफिट तक पहुंचोगे। उसके बाद आप 35AD का डिडक्शन लोगे, ये 7 लाख रुपीस की कार खरीदी है उसका डिडक्शन लोगे, ये 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसमें से 1.5 करोड़ लैंड है तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 50 लाख बिल्डिंग का डिडक्शन मिल जाएगा, और 3,20,000 रुपीस का आपने AC खरीदा है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपने अकाउंट पे चेक से किया, बहुत अच्छा काम किया है। ये सब करने के बाद आपको जो है आपको लॉस आ जाता है 6,60,000 का। ये लॉस आप अपने दूसरे बिजनेस से, दूसरे 4 स्टार होटल वाले बिजनेस से सेट ऑफ कर लोगे, कर सकते हो। वो सेट ऑफ करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो ये आएगा, उसके ऊपर 30% टैक्स 4% सेस लगा दोगे। अब जब AMT निकालोगे तो AMT कैसे निकालते हो, AMT निकालने के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगी, जो ऊपर टोटल इनकम थी वो लेने का, प्लस जितना भी 35AD का डिडक्शन क्लेम किया था वो एड बैक करने का, लेकिन आपको उस पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। मतलब बिल्डिंग के ऊपर 35AD का डिडक्शन ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो। अब याद करो, आप बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, मोटर कार के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन और AC, ये 3 डिडक्शन लिया था ना आपने, AC पे 15% डेप्रिसिएशन, ये सब लेने के बाद आपको एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, उस पे 18.5% का टैक्स लगा दो, 4% का सेस लगा दो, सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ क्रॉस नहीं होती है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको मैट आ जाएगा। उसके बाद मैट को नॉर्मल प्रोविजन से कंपेयर करो, देखो कौन सा ज्यादा है, विच एवर इज हायर उतना टैक्स आपको लग जाएगा, चेक कर लो। तो एक इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक इंडियन कंपनी का है, इसकी इनकम की टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, बट 115BAA के हिसाब से। अब एसएससी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में कुछ बिजनेस करता है। तो चलिए इसका 115BAA के हिसाब से इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है वो एडबैक हो जाएगा। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टी को आप जो डोनेशन दे रहे हो वो एडबैक हो जाएगा, लेकिन आपको उसका चैप्टर 6 में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 115BAA को चैप्टर 6 के बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसमें से 80 GGB भी नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो वो एडबैक हो जाएगा, वो भी 115BAA वालों को नहीं मिलता है। जो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है उसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहां से निकालना है, फिर IFOS में दिखा देना है। साथ साथ में आपको चैप्टर 6 में ATM का डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर चेक करना, कंपनी ने 12 लाख रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दूसरों को पे किया है, तो 115BAA वालों को ATM का डिडक्शन मिलता है, ये चीज दिमाग में रखना। ATM इज अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट 115BAA वाले को ATJJAA भी मिलता है, ATM भी मिलता है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 4 लाख रुपया आप PGBP से माइनस करो, उसको कैपिटल गेन्स में दिखा दो, और उसके ऊपर आपको 4 लाख नहीं 3 लाख पे 10% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये लिस्टेड शेयर है, STT भरा हुआ है, तो यहां पर 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। तो PGBP से निकाल के कैपिटल गेन्स में दिखाओ, टैक्स कितना लगेगा, 3 लाख पे 10%, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 4 करोड़ 20 लाख का आपने लोन लिया है, किसके लिए, मशीनरी के लिए। कब
कब लोन लिया है? लोन लिया है आपने 1 जून 2022 को। अब आपने मशीनरी पुट टू यूज कब किया है? यहां पर चेक करना, मशीनरी आपने पुट टू यूज किया है जनवरी 2023 में। तो अब 10 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? सबसे पहले जून से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कितना आता है? जून से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट 35 लाख आता है। सबसे पहले ये आप ऐड बैक कर दो, ठीक है? ये ऐड बैक कर दो। क्यों ऐड बैक करना है? रीजन बताता हूं, क्योंकि उसमें से 24.5 लाख मतलब 7 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो तो चला जाएगा मशीनरी के अंदर, क्योंकि जब तक मशीनरी पुट टू नहीं यूज होती है तब तक उसका इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है। तो मैंने जून से लेकर दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है 7 महीने का इंटरेस्ट वो मशीनरी में ऐड बैक कर दिया। अच्छा, आगे का जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट क्यों नहीं डिडक्शन ले रहे हो? क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, आप एसबीआई से लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिल सकता है। 43B के हिसाब से अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बराबर से सुनना, टोटल 35 लाख रुपए का इंटरेस्ट है जून से लेकर मार्च तक का, यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 35 लाख रुपए के इंटरेस्ट का क्या करोगे आप? 35 लाख रुपए के इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। जून से लेकर दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो आप ऐड बैक कर दोगे, कहां? मशीनरी के अंदर। और जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड बैक हो जाएगा। पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको ऐड बैक कर दो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसको पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? नेक्स्ट, आपने अपनी कुछ सब्सिडरी को 100% सब्सिडरी को कुछ 8 लाख रुपए का कुछ सेल किया है, उस पे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो एग्जेम्प्ट है। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को या सब्सिडरी होल्डिंग को कुछ एसेट बेचता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 47 के अंदर, उस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता है, ठीक है? नेक्स्ट, 1 करोड़ रुपए की कुछ सैलरी दिया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये भी मशीनरी के अंदर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा एज पर एक्चुअल कॉस्ट। तो मशीनरी को पुट टू यूज करने के लिए जो भी एसेट जो भी खर्चे जरूरी है वो सब उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 22 लाख रुपए का सामान बेचा था, उसमें से क्या हो गया? उसमें से 12 लाख रुपए तो आपने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है? तो 12 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया आपने, लेकिन अब क्या हो गया? वो सोल प्रोप्राइटर जिसको सामान बेचा था वो कस्टमर मर गया, तो अब जो बचा हुआ 10 लाख रुपया है उसका भी आपको डिडक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब पैसा तो मिलने नहीं वाला है। 22 लाख का सामान बेचा था, 12 लाख रुपया आपने क्या कर दिया? पहले राइट ऑफ कर दिया था, अब सामने वाला बंदा मर गया तो बचा हुआ 10 लाख भी राइट ऑफ करके मैटर क्लोज कर दो। ये 1 करोड़ 50 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर आपको 5% का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज है। कंप्यूटर पे आपको पूरा 40% का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मोर देन 180 डेज यूज है। और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपको 7.5% का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि लेस देन 180 डेज का यूज है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में 2 चीज ऐड होगा, याद करना, ऊपर एक सैलरी ऐड होगा फॉर इंस्टॉलेशन और ऊपर 24.5 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट भी ऐड होगा, जो यूज के पहले वाला इंटरेस्ट है, ठीक है? उसके साथ साथ बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको एंड में जाकर इसका टैक्स निकालना है। मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पहले ही बता दिया। बचे हुए इनकम पे आपको 22% का टैक्स लगता है 115BAA में, सरचार्ज 10% लगेगा और 4% सेस लग जाएगा, चेक कर लो। और हाँ, यहां पर आपको 115BAA में इस मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 115BAA में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, वो स्पेशल रिजीम्स के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर एक बंदा है मिस्टर राजेश, और वो 2 एंटिटी के अंदर होल्ड करता है कुछ शेयर्स। एक तो शिप्रा है जो एक रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक पीक्यूआर है जो एक एआईएफ है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब याद रखना, जो रीट की इनकम होती है ना, वो इन्वेस्टर के हाथ में ना पेमेंट बेसिस पे टैक्सेबल होगी, जितना रीट ने पे किया उतना टैक्सेबल। और एआईएफ की इनकम है ना, अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी। एआईएफ डिस्ट्रीब्यूट करे तो भी टैक्सेबल है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे तो भी टैक्सेबल है। अब एक एक आइटम पे बात करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड इनकम का इन्वेस्टर के हाथ में क्या होगा? इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है? क्योंकि जो एसपीबी है ना, उसने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है। अगर एसपीबी 115BAA ऑप्ट करती तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता। दूसरा, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब कितना टैक्सेबल होगा? जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उतना टैक्सेबल। तो 3 करोड़ का 90% डिस्ट्रीब्यूट किया है, 90% मतलब 2 करोड़ 70 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका 10% मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैं तो 10% इन्वेस्टर हूं, तो 27 लाख रुपए ये टैक्सेबल हो जाएगा इन्वेस्टर के हाथ में, ठीक है? उसके ऊपर कंपनी ने, उसके ऊपर सामने वाले ने 10% टीडीएस भी काटा होगा, तो 2,70,000 का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा आगे जाकर, ठीक है? नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो रीट कमा रहा है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रीट कमाता है प्रॉपर्टी पे, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे रीट ही टैक्स भरेगा, एमएमआर के हिसाब से 42.744% रीट टैक्स भरेगा, ठीक है? नेक्स्ट, एआईएफ पे आते। एआईएफ की जो बिजनेस इनकम है उस पे एआईएफ ही टैक्स भरता है। एआईएफ को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है और अगर इन्वेस्टर 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहा है, जो इन्वेस्टर 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहा है, 2020 से होल्ड कर रहा है, तो 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो इन्वेस्टर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस को क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेगा। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर के पास फिलहाल कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है नहीं, तो वो ये लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर करंट ईयर में कोई गेन होता तो वो उससे सेट ऑफ कर लेता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट इनकम पे किसको टैक्स लग जाएगा? इन्वेस्टर को टैक्स लग जाएगा। और इन्वेस्टर को कितना टैक्स लगेगा? 10% इन्वेस्टर है तो 10% टैक्स लग जाएगा 5,20,000 के हिसाब से, ठीक है? अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि इसका टैक्स निकालो, तो इसके टैक्स में 2 ही चीज आएगी, एक ये और एक ये। और इसके ऊपर बोला है क्वेश्चन में 115BAC के हिसाब से टैक्स निकालना, तो 115BAC के हिसाब से टैक्स निकालूंगा, इसको टीडीएस का क्रेडिट दे दूंगा। ये क्रेडिट किसका है? ये इंटरेस्ट का क्रेडिट है। और ये क्रेडिट किसका है? ये जो ऊपर एसपीवी से जो इंटरेस्ट जा रहा था बिजनेस ट्रस्ट में, और बिजनेस ट्रस्ट से इन्वेस्टर को जा रहा था, तो ये 2 का क्रेडिट लेने के बाद इतना टैक्स आ जाएगा। टैक्स 115BAC के हिसाब से निकालना है, चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताना है कि टीडीएस लगेगा कि टीसीएस लगेगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीडीडी सर्कुलर के ऊपर है। मिस्टर जो देवांश है वो इंडियन सिटीजन है, और अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो तो ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया आता है विजिट के लिए, क्या करने के लिए? विजिट के लिए आता है इंडिया, सीबीडीडी सर्कुलर है, जाकर चेक करना। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया आता है विजिट के लिए और वो कोई टूर ऑपरेटर को पैसा देता है, तो उसके लिए 2061G एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन उसके ऊपर दिया गया, बराबर से चेक करना, इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन कुछ 194Q और 2061H पर है। जो बायर है, ये बायर का पहला साल है, और अगर बायर
का पहला साल है तो बायर का पिछले साल का टर्नओवर 0 है, तो बायर के लिए 194 क्यू तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेलर के लिए 2061H एप्लीकेबल होगा क्या, पहले चेक करना है। इन दोनों में ना पहले हमेशा 194 क्यू का एप्लीकेबिलिटी चेक करना, अगर 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा तो 2061H के लिए जाना है, पहले प्रायोरिटी 194 क्यू। अब 2061H बायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बायर का पहला साल है, पिछले साल का टर्नओवर 0। अब सेलर के लिए देखो पिछले साल का टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा, तो सेलर 2061H एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस 25 लाख पे वो नहीं काटेगा क्योंकि 50 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। हाँ, अब 50 लाख क्रॉस हो चुका है तो अब 5 लाख रुपए के ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, लेकिन याद रखना 2061H पे टीसीएस डेबिट बेसिस पे नहीं बल्कि रिसीट बेसिस पे कलेक्ट होता है, और जो रिसीट है ना वो 1 महीने बाद हो रहा है। तो 15 सितंबर को अगर आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो ना, तो रिसीट है ना 1 महीने बाद हो रहा है, इसलिए अक्टूबर 15 को उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर भी उसको 15 दिसंबर को नहीं बल्कि 15 जनवरी को उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टीसीएस 2061H में रिसीट बेसिस पर होता है, अक्रूवल बेसिस पर नहीं होता है, इसलिए यहां पर वो 5 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा और यहां पर वो 15 लाख पे चेक कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर रवि प्रकाश है और उसकी बीवी है। उसकी बीवी क्या बोलती है पता है, देखो मेरे को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, मेरी इनकम ना 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपए से कम है, जो भी इनकम की लिमिट है 2.5 लाख रुपए से कम है मेरी इनकम, तो मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, सही बात है। लेकिन उसकी बीवी है ना कुछ ना 26 लाख रुपए की ना गाड़ी खरीदती है, कुछ गाड़ी खरीदती है, बहुत सारे चार्जेस है उसके अंदर, 26 लाख रुपए की कुछ गाड़ी, उसमें से बहुत सारे चार्जेस उसको माइनस कर देने, जैसे ये सारे आरटीओ वाटीओ वारंटी चार्जेस, ठीक है। कुछ 26 लाख रुपए की टोटल उसको गाड़ी खरीदी है, 26,24,710। तो अब याद करो, अगर 26 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हो तो सामने वाले ने आपका 1% टीसीएस कलेक्ट किया होगा, एक्स शोरूम प्राइस पे टीसीएस कलेक्ट करते हो लोग, ठीक है। तो एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर उन्होंने 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा, तो 1% टीसीएस के हिसाब से 26,247 का उसका टीसीएस कलेक्ट होता है, ठीक है। अब ये वाइफ जो है वो 60 ईयर से कम है, 60 ईयर से कम वाले बंदे अगर उनका 25,000 रुपया या उससे ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस पूरे साल में कलेक्ट हुआ होगा, तो याद करो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट आया है कि आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आपका पूरे साल में 25,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट होगा, रिटर्न भरना मैंडेटरी, और अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए लिमिट है 50,000 रुपए, बाकी सबके लिए 25,000 रुपए। तो ये जो उसकी वाइफ जो आर्ग्यूमेंट कर रही है ना कि मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। अगर मेरा भी आपका भी अगर 25,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो जाता है, फिर भले 0 रुपीस की इनकम है, आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, चेक कर लो, ये अमेंडमेंट आया है। अब अगला क्वेश्चन मैंने एक पिछले आरटीपी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लक्ष्मण दास खंडेलवाल वाला, अगर आपको याद है तो, याद है आपको लक्ष्मण दास खंडेलवाल वाला, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, सेम क्वेश्चन है। ना क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ऊपर। यहां पर एक असेसी है, उसने रिटर्न भरा, उसने रिटर्न में डिक्लेयर किया इनकम 28 लाख, हाँ तो चलेगा, 50 लाख तक की इनकम होगी तो जा सकते हो, और एओ ने जो ऑर्डर पास किया उसमें इनकम बढ़ाया 5 लाख तक तो चलेगा, 10 लाख तक अगर एओ बढ़ाता है तो चलेगा, 10 लाख से ज्यादा बढ़ाएगा तो नहीं जा सकते हो। तो ये केस में आपकी इनकम भी 50 लाख के अंदर है, जो एओ ने बढ़ाया वो भी 10 लाख के अंदर है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब कब तक जाना है आपको, आपको जब भी एओ ने ऑर्डर पास किया 26 नवंबर ना, उससे 1 महीने के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब 25 दिसंबर तक जाना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये। अच्छा, अगर आप इससे दुखी हो तो आप क्या उसको अपील कर सकते हो, नहीं। अगर आप डीआरसी के ऑर्डर से दुखी हो तो डीआरसी का ऑर्डर इज नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल। साथ साथ में यहां पर यह लिखा है कि असेसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर ऑफ डिटेंशन नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो अच्छी बात है, ये सब होना भी नहीं चाहिए, ये सब होगा तो आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते हो। हां, लेकिन असेसी के ऊपर 271 डी में पेनाल्टी लग गई, तो पेनाल्टी लगने से कुछ नहीं होता है, पेनाल्टी लग जाएगा तो डीआरसी के पास नहीं जा सकते हो, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है, जाकर चेक कर लेना, पेनाल्टी लगने से डीआरसी के पास नहीं जा सकते हो, नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जा सकते हो, पेनाल्टी लगने के बावजूद भी जा सकते हो। लास्ट में पूछा है कि अगर ये वाला असेसमेंट ऑर्डर अगर इंफॉर्मेशन डीटीडब्ल्यूए से मिला होता और ये असेसमेंट ऑर्डर पास होता था तो क्या वो डीआरसी के पास जा सकता था, तो उस केस में वो डीआरसी के पास नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, चेक कर लो। ना अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहां पर दो कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, डॉट आईएनसी, ठीक है। और जो डॉट आईएनसी है ना वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कैसे पता चला, वो एक नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया के उसका क्या है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू वो लोगों को सर्विस देता है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है क्या उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो, इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है अगर सबसे पहले उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ कम से कम होना चाहिए, तो 2 करोड़ तो टर्नओवर है उसका, ठीक है। दूसरी चीज, उसका जो वो जो सर्विस दे रहा है वो रॉयल्टी और एफटीएस के तौर पे नहीं होना चाहिए। अगर वो रॉयल्टी और एफटीएस के तौर पे तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है। क्यों, ऐसा लिखा है सेक्शन के अंदर, इक्वलाइजेशन लेवी के सेक्शन में लिखा गया है कि वो रॉयल्टी और एफटीएस के तौर पे नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा, ये उसको क्या सर्विस दे रहा है पता है, ये उसको ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रहा है एज एन एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट। तो अभी इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो बोलता है कि अगर आप एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना तो वो रॉयल्टी नहीं माना जाता है। तो ये बात भी पक्की हो गई कि वो जो सर्विस ले रहा है उससे वो रॉयल्टी नहीं है। अगर वो रॉयल्टी नहीं है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है, और लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि डॉट आईएनसी नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी ऑफिस इन इंडिया। तो अगर एक नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, उसकी वेबसाइट है और वो रॉयल्टी की सर्विस नहीं दे रहा है और 2 करोड़ का टर्नओवर भी है, तो इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा 2% का, चेक कर लो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो डीटीडब्ल्यू के ऊपर है, बहुत ही सिंपल सा यूनिलैटरल रिलीफ वाला क्वेश्चन है, घड़ी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन देख लिया, अब बस हो गया, कुछ अलग दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन इस आरटीपी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 33, वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो ओईसीडी के चैप्टर के अंदर है। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा रेलेवेंट है पेपर 6 के अंदर, पेपर 7 में इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, अगर आना है तो सेम टू सेम पूछ लेगा। यहां पर क्या हो रहा है पता है, एक कंट्री के साथ हम लोग डीटीडब्ल्यू पहले करते हैं, और उसके साथ हम लोग जब डीटीडब्ल्यू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा 15%, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ओईसीडी मेंबर है, वो सामने वाला देश ओईसीडी मेंबर है, ठीक है, और वो इस ओईसीडी मेंबर पहले से। अब दूसरे देश के साथ हम लोग डीटीडब्ल्यू करते हैं बाद में पहले मैंने आपको बोला मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं सामने वाले को बोलता हूं मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, पहले जब डीटीडब्ल्यू, कॉमन सेंस पे चलता है पूरा का पूरा प्रोविजन, पहले जब डीटीडब्ल्यू किया ना कंट्री एक्स वाली कंट्री के साथ, तो वहां पर बोला डिविडेंड 15% पे टैक्स लगाएगा, ठीक है। अब जब दूसरे देश के साथ डीटीडब्ल्यू किया ना, तो वहां पर हमने किया 10% टैक्स लगा दिया, तो पहला वाला देश भड़क जाएगा। वो दोनों भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर वेराइटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर पहले 15 लगाया तो बाद में ही 15 लगाते, तो पहले अगर 15 लगा के बाद वाले को 10 लगाओगे तो पहले वाला तो गुस्सा हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी, ऐसे केस में हम पहला वाला अगर हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है और अगर उसके साथ हमारा पहले से एग्रीमेंट है, तो हम उसको भी 15% के बदले 10% डीटीडब्ल्यू के अंदर बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो मोस्ट फेवर्ड नेशन पहले नहीं बनाता, वो ओईसीडी का मेंबर पहले नहीं बनाता, वो बाद में बना, ये 10% दूसरे वाले देश के बाद में वो ओईसीडी का मेंबर बना, तो हम वो बेनिफिट उसको नहीं पास ऑन करेंगे, वो लिखा गया यहां पर, चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए मे 23 की आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मे 23 की आरटीपी का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले जो 15 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यूट्यूब के ऊपर, आप जाके चेक कर लेना। ये पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसपे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको पार्टनर लोन देता है। अब देखो असेसिंग ऑफिसर पूछता है कि पार्टनर के पास पैसा किधर से आया, ठीक है। तो पार्टनर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर पार्टनर भी अपना सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, देखो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने 50 लाख लोन दिया है, तो अब पार्टनरशिप फर्म से सवाल ना असेसिंग ऑफिसर करेगा। असेसिंग ऑफिसर ने सवाल पूछा कि पार्टनर के पास 50 लाख कहां से आया, असेसिंग ऑफिसर के पास जवाब देने के लिए आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। ना पार्टनर एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना फर्म एक्सप्लेन कर पा रहा है, कोई नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऐसे केस में फर्म के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एओ क्या करेगा, 78% का टैक्स लगा देगा एज पर सेक्शन 115 बीबीआई। याद करो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है कि अगर फर्म को कोई पैसा देता है या आपको कोई पैसा देता है, तो जो आपको पैसा दे रहा है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपको पैसा दे रहा है उसके पास पैसा कहां से आया, उसका सोर्स भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उस चीज को टारगेट किया यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, सेक्शन 68, रीड विथ व्हाट, रीड विथ 115 बीबीआई, चेक कर लो। Now, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनना, फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट बता देता हूं कि अगर मैंने किसी से लोन लिया, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा, जब पेमेंट करूंगा। क्या उस इंटरेस्ट को एक नए लोन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। क्या उस इंटरेस्ट को एक नए डिबेंचर या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी में कन्वर्ट करूंगा तो वो भी नहीं मिलेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। तो लोन में कन्वर्ट करूंगा तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसी दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दोगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर एसएससी ने क्या किया, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, लोन लेने के बाद इंटरेस्ट पे नहीं किया, इंटरेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए उसने क्या किया, उस इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को एक डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या उस पर डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल सही है उस लोन के इंटरेस्ट को डिसअलाउ करने के लिए, चेक कर लो। ये भी एफए 22 का अमेंडमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा का पूरा अमेंडमेंट पे, यहां पर पूछा गया है कि ये 5 केसेस है, इसमें बताओ किसको रिटर्न भरना जरूरी है, किसको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। फर्स्ट केस, एल्बर्ट की एज 31 ईयर है, उसकी टोटल इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए, ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एल्बर्ट का बिजनेस का टर्नओवर 70 लाख है, तो अब उसको रिटर्न भरना जरूरी है। किसी का भी टर्नओवर अगर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, वो बिजनेस करता है, तो उसको रिटर्न भरना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। वो कहां लिखा गया, वो यहां लिखा गया, चेक करो, चेक करो, चेक करो बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये अलग से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया था, ठीक है। सेकंड केस में आशीष की देखो इनकम बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी 2.5 लाख से ज्यादा है। 2.5 लाख रुपया तो वो प्रॉफिट्स एंड गेन से कमा रहा है, 4 लाख रुपया वो इंटरेस्ट से कमा रहा है, 50,000 रुपया वो सेविंग इंटरेस्ट से कमा रहा है, तो उसकी इनकम जीटीआई 7 लाख रुपया। अगर जीटीआई किसी की 7 लाख रुपया है तो उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, मैंडेटरी, मैंडेटरी। देखो फर्म और कंपनी को तो हमेशा मैंडेटरी है, पॉइंट नंबर 3 और 4 के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 एक अच्छा पॉइंट है, वो देखने लायक है। अगर आप सेविंग बैंक में 50 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, ठीक है। वो कब चेक करने का, लेकिन पहले 2.5 लाख क्रॉस होता है कि वो चेक करने का। अगर 2.5 लाख क्रॉस होता है तो फिर तो मैंडेटरी है ही, 2.5 लाख क्रॉस नहीं होता है तो फिर ये सब चेक करने का। देखो इसकी 2.5 लाख इनकम क्रॉस नहीं होती, सबसे पहले इसको बेटे से गिफ्ट मिला, वो तो माफ है। उसके बाद उसने अपना पैसा जो है वो बैंक में डाला, कभी डाला 28 मार्च को डाला, तो 4 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा, हो के 10,000, 20,000, 30,000 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये रीजन से तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूर 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 50 लाख रुपया अगर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो रिटर्न भरना जरूरी है, चेक कर लो। 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, तो उस लिहाज से उसको रिटर्न भरना जरूरी है, चेक कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सर्च एंड सीजर के ऊपर हो रहा है। सर्च एंड सीजर कब हो रहा है, 17 अप्रैल 2022 को सर्च एंड सीजर हो रहा है, ठीक है।
और एओ को यहां पर कुछ पोजीशन में मिला 23 लाख रुपए का कुछ शेयर्स मिला, 16-17 प्रीवियस ईयर का और 25 लाख रुपए का 17-18 का। ठीक है, अब दोनों भी मिला लो अगर, तो दोनों मिला के भी अगर देखो तो आपका 50 लाख रुपए तो क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, 50 लाख रुपए क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अगर 50 लाख रुपए क्रॉस होता है तो ही जाकर आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर लगा सकते हो 147 का नोटिस, 148 का नोटिस, अदरवाइज उसके ऊपर आप 148 का नोटिस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर 23 लाख रुपए का उन्होंने क्या किया है, 23 लाख रुपए का 2016-17 का है और 25 लाख रुपए का 2017-18 का है। अब 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 3 साल के ऊपर का नोटिस भेजना अलाउड है। यहां पर 50 लाख रुपए के अंदर है तो यहां पर 3 साल के ऊपर का नोटिस आप नहीं भेज सकते हो। ठीक है, 3 साल आपके कब एक्सपायर हो जाते हैं, 21 और 22 में 3 साल एक्सपायर हो जाते हैं, आप नोटिस नहीं भेज सकते हो। हाँ, अगर आप 23 लाख को 30 लाख बना दोगे तो फिर टोटल 55 लाख हो जाएगा, पार्ट 2 के अंदर बोला है। अगर 23 लाख को 30 लाख बना दोगे तो टोटल 55 लाख हो जाएगा। उस केस में आप मोर देन 3 इयर्स केस में भी भेज सकते हो, 10 लाख तक भेज सकते हो, 10 साल तक भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड केस में बोला है कि अगर आपका 16-17 में अगर एओ ने पकड़ लिया कि आपने कोई शादी वादी की थी बेटी की, उसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था, तो क्या तब भी 3 साल के ऊपर की नोटिस भेज सकता है? भेज सकता है। ये अमेंडमेंट आया था पिछले साल, अगर आपको याद है तो। अगर कोई एक्सपेंडिचर भी इनकर करता है, उस पर भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा करता है तो उस केस में भी 3 साल से ज्यादा का नोटिस डिपार्टमेंट भेज सकता है। चेक कर लो। अब ये जो अगला क्वेश्चन है मार्क कर लो, 5 स्टार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एक अमेंडमेंट आया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब एएमटी 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज, ये अमेंडमेंट भी यहां पर टेस्ट किया गया है। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको यहां पर उसका नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, साथ साथ में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नए एम्प्लॉइज लोग को भी हायर कर रही है, 10 एम्प्लॉइज को, तो 20,000 इंटू 10 एम्प्लॉइज इंटू 11 महीने की सैलरी अगर जो दोगे उस पर आपको 30% डिडक्शन मिलेगा 80JJAA में। ठीक है, अब क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है ग्रोन बाय इट्स मेंबर, उसको एटीपी मिलेगा। हाँ, एटीपी मिलेगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेशन करना है बेटा, इसका 2 कैलकुलेशन करना है। एक नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर आप 80JJAA का डिडक्शन लोगे, एटीपी का भी डिडक्शन लोगे, दोनों लोगे और उसका टैक्स निकालोगे। ठीक है, 80JJAA में क्या डिडक्शन लोगे, जो भी आप एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हो उसका 30%, और एटीपी में क्या लोगे, एटीपी में ये 60 लाख रुपए का जो आप कमा रहे हो ना, यहां पर जो बिजनेस करके जो कमा रहे हो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 के अंदर। अच्छा, उसके बाद एएमटी भी निकालना पड़ेगा। एएमटी निकालते समय आपको 80JJAA ऐड करना, याद रखो, लेकिन एटीपी ऐड मत करना। एटीपी वाली इनकम पे एएमटी नहीं लगता है, और एएमटी जब निकालोगे तो सिर्फ 80JJAA ऐड करोगे, एटीपी ऐड नहीं करोगे। एटीपी की इनकम पे एएमटी नहीं लगता है, तो आप 80JJAA ऐड करोगे तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा, उसके ऊपर 15% टैक्स ले लेना। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, 115 बीएडी जब निकालोगे आप उसका 115 बीएडी के हिसाब से भी निकालने बोला है उन्होंने। ठीक है, 115 बीएडी के हिसाब से भी बोला है, नॉर्मल केस से भी बोला है कौन सा ऑप्ट करना है, बताओ कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। जब 115 बीएडी के हिसाब से निकालोगे ना तो उसमें एएमटी लगता ही नहीं है, उसमें सिर्फ 115 बीएडी के हिसाब से निकालो, 22% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस वो लगा दो। ठीक है, अब वहां पर ना आपको एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये। 80JJAA मिलेगा, 115 बीएडी में एटीपी नहीं मिलता है, 80JJAA मिलेगा, वो इकलौता चैप्टर 6 से जो मिलता है, वो केयरफुल रहना। अब तीसरा पार्ट ये बोला है कि अज्यूम करो वो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये सब नहीं करता, बैंकिंग बिजनेस करता है। अगर वो बैंकिंग बिजनेस करता है तो अब वापस से 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक तो आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और फिर बाद में एएमटी और फिर बाद में 115 बीएडी के हिसाब से। तो अब बैंकिंग बिजनेस समझ के चलो, मतलब ये एटीपी वाली एसएससी नहीं है, एटीपी वाले बैंकिंग वालों को एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो अब नॉर्मल के अंदर आपको 80JJAA तो मिल जाएगा, एटीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि एटीपी बैंकिंग वालों के लिए नहीं है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर बैंकिंग वालों के लिए है। लेकिन यहां पर बोला है अज्यूम करो कि वो एग्रीकल्चर बैंकिंग नहीं है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग वालों को एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जब नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे एएमटी से कंपेयर करने के लिए, तो JJAA का डिडक्शन तो ले लोगे लेकिन एटीपी का डिडक्शन नहीं लोगे। जब एएमटी कंप्यूट करोगे तो आप JJAA ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, लेकिन एटीपी ऐड बैक नहीं करोगे, क्योंकि एटीपी मिलता ही नहीं, तो ऐड बैक कहां से करेंगे? जब एटीपी है नहीं तो ऐड बैक कहां से करेंगे? या तो एटीपी था तो ऐड बैक करने की बात आती थी, यहां पर एटीपी है नहीं तो ऐड बैक करेंगे, और होता तो भी एटीपी पे एएमटी नहीं लगता है, एटीपी पे कभी जिंदगी में एएमटी नहीं लगता है। अब चौथा कैलकुलेशन, जब बैंकिंग बिजनेस अज्यूम करके आप 115 बीएडी निकालोगे तो उसमें सिर्फ 80JJAA आप क्या करोगे, 80JJAA का डिडक्शन दोगे, 80JJAA छोड़कर 115BAA में 80JJAA का डिडक्शन मिलता है और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, और फिर 22% टैक्स लगा दो। तो ये 4 कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा अच्छे से देख के जाना, भले 10-15 मिनट चले जाए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो 10AA, और जब भी 10AA आ जाता है और क्वेश्चन ये बोलता है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो समझ लेना एएमटी भी आ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये एसएससी एलएलपी है तो एएमटी आ सकता है, और एसएससी कंपनी होता तो मैट आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर 2 यूनिट है, यूनिट 1 एसईजेड में, यूनिट 2 जो है तुम्हारा वो नॉर्मल है, वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। अब देखो आपको एएमटी के अंदर डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन आपको सिर्फ यूनिट 1 के लिए मिलेगा, यूनिट 2 के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप टैक्स निकालोगे तो आप पूरी कंपनी के लिए निकालोगे, पूरी एंटिटी के लिए। तो अब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, देखो सबसे पहले आपका जो टोटल इनकम है उसमें क्या आएगा, 710 का ये प्रॉफिट आएगा,
840 का ये प्रॉफिट आएगा। उसमें से 41 रुपीज का एक्सपेंस जो डिसला हुआ है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, और यहां पर आपका 55 रुपीज का जो एक्सपेंस डिसला हुआ है वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ये चारों चीज ऐड करोगे 710 प्लस 41 840 प्लस 55, तो आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब उसमें से आपको डिडक्शन लेना है। अब डिडक्शन लेने के लिए आपको तीन चीज निकालनी है। सबसे पहले आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट कितना है? 710 प्लस 41, तो 751 हो गया। अब नेट प्रॉफिट में दो चीजें नहीं आती है, वो कौन सी है? एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो पैसा है वो नेट प्रॉफिट में नहीं आ सकता है, और एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एंटरटेनमेंट लाइसेंस है वो नेट प्रॉफिट में नहीं आ सकता है। तो वो दो चीज मैंने यहां से माइनस कर दी, मुझे अपना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर जो इंडिया में रिसीव हुआ है वही एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट करने का। तो इंडिया में 1600 रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें से भी जो 180 रुपया है, 180 रुपया है, वो क्या है? वो आपका फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सब फालतू चीजें। ठीक है, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा आपको, तो वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 1600 में से 180 माइनस कर दिया तो 1420 रुपया हो गया। अब तीसरा चीज, टोटल टर्नओवर में क्या आएगा? अब देखो, टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आएगा, ऊपर देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आएगा, डोमेस्टिक टर्नओवर भी आएगा, तो टोटल 2100 आ गया। लेकिन उसमें से जो 300 रुपया है आपका इंश्योरेंस, फ्रेट, वो माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया, तो वो 1800 आ गया। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 666 इंटू 1420 इंटू डिवाइडेड बाय 1800, तो मेरा आंसर आ जाएगा 525.4। ये मेरा डिडक्शन है। ये डिडक्शन ले लो, डिडक्शन लेने के बाद 30% टैक्स लगा दो, और उस पर सरचार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, तो 12% सरचार्ज, 4% सेस। उसके बाद एएमटी निकालो। एएमटी निकालने के लिए क्या करना होगा? जो भी टोटल इनकम आएगा उसमें आप 10AA का डिडक्शन ऐड बैक कर दो। अच्छा, डिडक्शन कितना लोगे? 100%, क्योंकि ये चौथा साल ऑफ ऑपरेशन है। पहले 5 साल में 100% मिलता है, उसके बाद में 50% हो जाता है छठे साल से। तो अब आप जब एएमटी निकालोगे तो क्या करोगे? जो भी टोटल इनकम है उसमें जो डिडक्शन है दैट इज 525.4 वो ऐड बैक कर दोगे। उसके बाद 18.5% टैक्स निकालोगे, और उसके बाद 10% 12% सरचार्ज यहां भी लगाओगे। एएमटी कंप्यूट करते समय 4% सेस लगा दोगे, और फिर देखोगे दोनों में से क्या ज्यादा है। अगर एएमटी ज्यादा है तो एएमटी क्रेडिट लेना, और अगर नॉर्मल प्रोविजन ज्यादा है तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स भर देना। ठीक है, चेक कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही, एक टोटल इनकम का क्वेश्चन है, जहां पर टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालना है और 115BAA के हिसाब से निकालना है। तो ये चीज दिमाग में रखना, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अस्सी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, 115BAA वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहां पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू हो गया है, तो इसको सबसे पहले एडजस्ट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 10% से, तो ये 110% हो गया, तो उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके एड बैक कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू हो गया, तो उसको भी बैकवर्ड कैलकुलेशन डिवाइड बाय 90% करके उसको एड बैक कर दो। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक भी एड बैक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी एड बैक हो जाएगा, जितना भी है। ओपनिंग स्टॉक को आप डिवाइड कितने से करोगे? 110% से, और क्लोजिंग स्टॉक को कितने से डिवाइड करोगे? 90% से। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आपने कुछ इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, वो पीएनएल में डेबिट कर दिया है, तो वो ऐड बैक कर दो, और उसके बाद उस पे 25% डेप्रिसिएशन लेना, लेकिन उसका भी आधा लेना, क्योंकि आपने 180 दिन से कम यूज किया है, तो उसका 50% 12.5% ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि आपने कोई 112A वाला केस है। 112A वाले केस में क्या होता है? सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पीएनएल से माइनस करो, और कैपिटल गेन्स में जाकर उसको अभी कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्रैंडफादरिंग का क्लॉज एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा, कि आपका जो भी 31 जैन का एफएमवी है, कंपेयर विद सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज लोअर, और उसके बाद में कंपेयर विद व्हाट एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 195 आता है, आपका सेल कंसिडरेशन 220 आता है। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका टोटल कैपिटल गेन्स 1 लाख से भी कम आता है, 55,000 आता है। अब जब कैपिटल गेन्स 1 लाख से कम है तो यहां पर टैक्स आपको कुछ नहीं लगने वाला है, 0 रुपीस का टैक्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर नॉट कवर्ड इन 43B। नेक्स्ट वाला, आपका कुछ हेजिंग का लॉस है रॉ मटेरियल के लिए, तो वो अलाउड है, उसमें पीजीबीपी के लॉस के अंदर आप उसको ले सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में उसको एड बैक कर दो। ठीक है, उसके बाद जो डिविडेंड आपको मिला है उसको माइनस करो, आईएफओएस में दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आपका जो नॉन कंपीट फीस है उसको आप रहने दो, नॉन कंपीट फीस पीजीबीपी में ही चार्जेबल होता है, सेक्शन 28(5) के अंदर। नेक्स्ट, आपने कुछ पैसा फॉरफिट कर लिया है किसी से, कुछ लैंड बेचने वाले थे, पैसा फॉरफिट कर लिया है, तो याद करो अगर 2014 के बाद फॉरफिट करोगे तो उसको डायरेक्टली आईएफओएस इनकम में लेके जाना पड़ता है। 2014 के पहले फॉरफिट करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना पड़ता है। आपने 2014 के बाद फॉरफिट किया है, तो यहां से माइनस करो, पीजीबीपी से आईएफओएस में लेके चले जाओ। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या करना है वो थोड़ी देर के बाद बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ फॉरेन से इंपोर्टेड मशीनरी मंगाया है और उसमें फॉरेन करेंसी लोन लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको लॉस हो गया है, तो वो लॉस आप क्या करोगे? 43A के अंदर यहां पर एड बैक कर दोगे। फॉरेन करेंसी लॉस, अगर इंपोर्टेड एसेट खरीदते हो उस पर फॉरेन करेंसी लॉस आता है, तो आप उसको असेट में ये एडजस्ट करते हो, तो असेट में एडजस्ट कर दो। 72 लाख आपका असेट का कॉस्ट हो जाएगा, उस पे उसके ऊपर आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, 7.5%, और उसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 115BAA फॉलो कर रहे हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप यहां से 35 लाख ले सकते हो। ठीक है, इंपोर्टेड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ खास नहीं है। यहां पर आपका जो 80JJAA का डिडक्शन मिलता है 115BAA को, अब कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है बहुत बार, तो अभी सबको पता है 80JJAA का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। हाँ, उसमें से लेकिन सिर्फ 36 एम्प्लॉइज का मिलेगा, 36 में से भी 10 एम्प्लॉइज का नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो पेमेंट है बेरर चेक से
सेटल किया है, तो सिर्फ 26 एम्प्लॉयज का मिलेगा। सर ये 5 एम्प्लॉयज का क्यों नहीं मिलेगा? ये 5 एम्प्लॉयज का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये 240 डेज से कम एम्प्लॉय हुए। ये 18 एम्प्लॉयज का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनका एमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा, ऐसे बहुत बार हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब सिर्फ 36 में से सिर्फ 10 एम्प्लॉयज को माइनस कर दो, बचे हुए एम्प्लॉयज को 10 महीने की सैलरी के हिसाब से 30% का 80 JJ का डिडक्शन मिल जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या करना होगा? 80 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और 18 लाख का आपने गेन किया है, देयरफॉर आपका सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 98 लाख, बराबर ना। 80 लाख कॉस्ट है, 18 लाख का गेन है, तो 98 लाख आपका सेल कंसिडरेशन, और फिर उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा, जो आपको इंडेक्सेशन भी नीचे दिया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। बैलेंस इनकम के ऊपर 22% टैक्स लगेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अनलिस्टेड शेयर्स पे, उस पर 20%, बैलेंस इनकम पे 22%, उस पर 10% सरचार्ज मारो, 4% सेस मारो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, मैं वो नहीं कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, अपन ने पहले भी किया है, चेक कर लेना। याद है आपका एक नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में पी है, एक नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में पी नहीं है, दोनों केस में आप निकालो रॉयल्टी एंड एफटीएस कैसे टैक्स होता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, सेम एडजस्टमेंट है, सब कुछ सेम है, चेक करना, सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर बदल गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, तो इसको रिपीट नहीं करना है, इसको काट दो, वापस से देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर है, नाम बदल दिया है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, थोड़ा सा अमाउंट बदल दिया और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, ठीक है। 24 के अंदर दो पार्ट है, 24(1), 24(2). 24(1) के अंदर बोला है कि एक नॉन रेसिडेंट है जिसको हम लोग कुछ सर्विस वर्विस देते हैं और साथ साथ में वो नॉन रेसिडेंट अपने को 12% गारंटी देता है लोन का। तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा? हाँ लगेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है? जब दोनों में से एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, और एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को 10% से ज्यादा गारंटी देता है, 10% या उससे ज्यादा गारंटी देता है, तो दोनों एसोसिएट हो गए। और अगर दोनों एसोसिएट हो गए तो साथ साथ में आप आसानी से बोल सकते हो तो दोनों क्या है, दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल है, और अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल बन गया तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है और एओ 1 अप्रैल 2022 को 310 लाख रुपए का अगर कोई एओ करता है, एओ ने ऑर्डर पास किया और 310 लाख रुपए का प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया, तो अब अगर और आपने वो पैसा 31 मार्च मतलब साल खत्म होने तक वो पैसा इंडिया में नहीं मंगवाया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो दो पॉसिबिलिटी है। पहला तो इंटरेस्ट भरो। देखो एओ ने 1 अप्रैल 2022 को एड बैक किया तो आपको 90 दिन के अंदर पैसा मंगवा लेना चाहिए था, आपने नहीं मंगवाया, तो अब आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कितना? 310 लाख इनटू व्हाट? इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन है, तो जो भी एसबीआई का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट है उसके ऊपर 3.25%, 3.25%, तो दैट विल कम टू 12.25%। और 1 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट काउंट होगा, डेट ऑफ ऑर्डर से इंटरेस्ट काउंट होगा, 90 डेज के बाद से इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है, 90 डेज को इंक्लूड करके इंटरेस्ट काउंट होता है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? एडिशनल टैक्स भर दो, वन टाइम टैक्स भर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये दो ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन ये भी कि पैसा मंगवा लो भाई, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पैसा इंडिया में नहीं मंगवाया, तो मामला क्लोज कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 फिर से एक मामूली सा क्वेश्चन है डीटीडब्ल्यू के ऊपर, वो आप देख लेना, जहां पर जाकर आपके सारे आरटीपीस खत्म हो जाते हैं। तो मैं आज के आज ही आरटीपी का वीडियो अपलोड कर देता हूं ताकि कम से कम आप ये 6 आरटीपीस तो खत्म कर दो, तब तक मैं 1-2 दिन के अंदर फटाफट मॉक टेस्ट को भी अपलोड कर दूंगा, फटाफट रिकॉर्ड करके, और फिर बाद में मैं फटाक से एग्जाम पेपर्स भी, पास पेपर भी अपलोड कर दूंगा। पास पेपर नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम आरटीपीस और मॉक टेस्ट तो आपको देख के जाना ही चाहिए। अगर समय कम है तो, समय है तो आप तीनों के तीनों देख के जाना। आपको अगर मजा आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करो, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और आप लोग भी इसको भरपूर फैलाओ, जितने दोस्तों के बीच में फैला सकते हो, जितने ग्रुप्स में डाल सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इससे फायदा हो सके। तो मेरी मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, ध्यान रखो अपना। एमटीपी के वीडियो के साथ जल्दी आता हूं मैं।